वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो वेलकम टू माय चैनल सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स। एंड आज से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करा रही हूँ हमारी क्लास 10 की सोशल साइंस, जिसको हम एसएसटी भी कह देते हैं, ठीक है। बट व्हेन यू आर इन क्लास 10 इट इज नोन एज सोशल साइंस। तो अभी हम हिस्ट्री के चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम टेलिंग यू, मार्क माय वर्ड्स, अगर आप मेरे चैनल से अपनी एसएसटी की या सोशल साइंस जो भी आप कहना पसंद करते हो तैयारी अगर कर रहे हो तो कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं लगेगा तुम्हें कि यार बोरिंग है, लेंदी है, ये है वो है। नहीं, सबसे मजेदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाली हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को ना तुम्हारे दिमाग में बसा दूंगी, जिससे तुम्हें रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। सोशल साइंस में दिक्कत होती है, बच्चे कहते हैं यार 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रट्टा मार के पेपर लिखाएंगे और फिर दिक्कत आती है। तो तुम्हें रट्टाफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। हाँ, कल को ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करो या ना करो वो मुझे नहीं पता, बट हाँ, मैं तुम्हें सोशल साइंस तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ा दूंगी। और जिनको आगे ह्यूमैनिटीज ऑप्ट करना ही है 11th में, तो भाई पढ़ना शुरू कर दो आज से, तरीके से मेरे से, क्योंकि यही सबको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं अपने चैनल पे एंटायर ह्यूमैनिटीज का सिलेबस पढ़ाती हूँ, हर एक सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ ह्यूमैनिटीज का 11th का और 12th का पिछले 5 सालों से। तो चलो शुरुआत करते हैं। अब हम अपना बेस जो है ना हमारा, उसको बढ़िया बनाएंगे, अपनी सोशल साइंस को क्लियर कर लेंगे बढ़िया से, और इस सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ेंगे कि हमें ये लेंदी लगना बंद हो जाए। जैसे 4 घंटे की भी मूवी आती है और वो इंटरेस्टिंग होती है तो तुम देखते हो बैठ के, और ये नहीं कहते कि यार बड़ी लंबी पिक्चर थी, नहीं, तो चाहे कितने ही लंबे चैप्टर हो तुम्हें उनसे प्यार हो जाएगा। ऐसे पढ़ाती हूं मैं, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर से, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, आज के समय पे देखो देश होते हैं, डेमोक्रेसी चलती है देशों के अंदर, रिपब्लिक सिस्टम हमने देखा कि हमारा देश है, हमारे प्राइम मिनिस्टर है या कईयों के प्रेसिडेंट होते हैं, वो इलेक्शंस करके उनको वोट करके जो है चूज करते हैं, और एक रूलर है और पूरी जनता है, उनको वो रूल कर रहे हैं। हमारे हिसाब से डेमोक्रेसी चल रही है। बट पहले जमाने में ये सब नहीं होता था, एक देश का एक प्राइम मिनिस्टर नहीं होता था। अब हमारे देश के एक ही तो प्राइम मिनिस्टर है, मोदी जी। 4-5 प्राइम मिनिस्टर अलग अलग थोड़ी है, नहीं, हाँ सीएम है हमारे अलग अलग स्टेट के। बट पहले जमाने में गाइस इट वाज नॉट लाइक दिस। पहले क्या होता था, बड़े बड़े राजघराने हुआ करते थे, किंगडम्स होते थे। एक अगर आप मानो कि एक पर्टिकुलर रीजन है, जैसे आप मान लो वहां पे 10-15 राजा लोग होंगे, उन अलग अलग उनका जो है व्यापार कर रहे हैं, वो अलग अलग उनकी प्रजा है। जैसे हम वाइकिंग्स देखते हैं, हम पुराने जमाने के शोज देखते हैं, बड़े शोज आ रहे हैं आजकल पुराने जमाने के बनते हैं, वो बाहर के देश के भी दिखाते हैं, यूरोप का काफी किंगडम्स वगैरह को उसमें दिखाया। देयर मेनी पॉपुलर शोज, तुम्हें पता हो तो बताना। वाइकिंग्स में दिखाया जैसे एक राजा थोड़ी होते हैं, एक रीजन के 6-7 राजा है, अलग अलग तरीकों से वो जो है रूल कर रहे हैं। तो भाई वो इतने राजा लोगों के सिस्टम से ये आज के समय के देश कैसे बन गए, वो आप जानोगे इस चैप्टर के थ्रू। तब इस चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप, की नेशन, इंडिया एज अ नेशन ना, हमारी कंट्री नेशन है, तो भाई ये राजघरानों से नेशन कैसे बने ये आप जानोगे। और पर्टिकुलरली इसमें हम यूरोप पे फोकस करेंगे, क्योंकि शुरू हुआ था यूरोप में बहुत ज्यादा ये नेशनलिज्म, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले चैप्टर में आपके सामने आती है खूबसूरत सी पेंटिंग, ठीक है। इस पेंटिंग को बनाया था एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने, जिनका नाम है फ्रेडरिक सॉरी, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन तो भैया मेरे को इतनी अच्छी आती नहीं होगी, तुम स्पेलिंग जरूर अच्छी लर्न करना। फ्रेडरिक सॉरी ने 1848 में ये पेंटिंग बनाई। एक नहीं बनाई थी, 4 पेंटिंग बनाई थी, बट थैंक गॉड हमारे सिलेबस में एक ही पढ़नी है हमें, ठीक है। तो इनमें से एक पेंटिंग इन्होंने जो है हमारे एनसीईआरटी में लगाई है फ्रेडरिक सॉरी की, और इन पेंटिंग्स के थ्रू जो है फ्रेडरिक सॉरी ने अपना सपना दिखाया, जो वो चाहता था भाई दुनिया ऐसी बन जाए, तो उसने पेंट कर दी। इन पेंटिंग्स को कहा जाता है डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वो क्या चाहता है कि भैया पूरा देश कैसा बन जाए, पूरा वर्ल्ड कैसा बन जाए, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक वाला। डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक क्या रहे हैं, जैसे आजकल रह रहे हैं हम लोग, हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, रिपब्लिक है, हमारा भारत देश एक रिपब्लिक है, बहुत सारे देश आजकल रिपब्लिक है, हम अपने प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चूज करते हैं, वो हमारे लिए रूल्स बनाते हैं। तो वो चाहता था भैया, ये 17-18 सेंचुरी की बात चल रही, 19 सेंचुरी की, जब राजा लोग होते थे, वो चाहता था कि भैया राजा लोग, राजघराने, मोनार्की रूल खत्म हो एंड रिपब्लिक आ जाए, डेमोक्रेसी आ जाए। उस जमाने में ये इंसान ऐसा कुछ चाहता था, इसने पेंटिंग में ये सब दिखाया, और जो है वो ये पेंटिंग आपको पढ़नी है। तो ये जो पर्टिकुलर पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग को कहा जाता है पैक्ट बिटवीन नेशंस। इस पेंटिंग में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा पेपर में, देख लो। तो ये उनमें से फर्स्ट 4 बनाई थी ना इसने, 4 में से ये फर्स्ट पेंटिंग है, ये पैक्ट बिटवीन नेशन है। आगे 4 और भी है, मेरा तो मैंने बता दूं, बट नहीं बतानी हूं, बेफालतू में क्यों बताऊं, ठीक है। तो फर्स्ट पेंटिंग है ये। अब इस पेंटिंग में क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से कि जो अलग अलग लोग हैं, अब भाई नेशन बनाने का मन किसका होगा, जनता का होगा ना। वो परेशान हो गए राजा के रूल से, राजा तो अत्याचार कर रहा है, खुद की पैसे राजघराने के भंडारे भरे जा रहा है, खर्चा खुद पे करे जा रहा है, और प्रजा को टॉर्चर करते थे बहुत सारे राजा। तो जब लोगों के मन में फीलिंग आई, कौन से जो किसी भी एक रीजन के लोग हैं, कि यार ये राजा को हटाओ, हम तो अपना डेमोक्रेसी लेकर आएंगे, तो तब जो है लोग उतर पड़े सड़कों पे, रेवोल्यूशन हुए, जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ के आए हो 9th में, एंड धीरे धीरे नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे उसने इसी चीज को जो है दिखाया है कि यहाँ देखो आप, बहुत सारे लोग हैं,
अब कोई जर्मनी का है, कोई फ्रांस का है, कोई पोलैंड का है, अब मुझे कैसे पता? इनके कपड़े देखकर, और इन्होंने जो ये फ्लैग्स हाथ में पकड़ रखे हैं ऐसे देखकर। यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना है जो लिबर्टी का एक प्रतीक है। हमने 9 क्लास में चैप्टर में पढ़ा था ना फ्रेंच सोल्यूशन में कि अलग अलग हमारे लिबर्टी के, फ्रीडम के सिंबल्स होते हैं। तो यहाँ जो है लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और जो भी ये लोग ऐसे जश्न मनाते हुए, ऐसे ये जुलूस निकालते हुए जा रहे हैं, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी को ना होमेज पे करते हुए जा रहे हैं, यहाँ मत्था टेकते हुए जा रहे हैं कि भैया अब तुम्हारे पास हम अपनी रिस्पेक्ट पे करते हुए जा रहे हैं, हमें भी जो है एक नेशन बना दो, हमें भी लिबर्टी दे दो। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, ये फ्रांस का झंडा है, देखो रेड और व्हाइट एंड ब्लू वाला, तो ये फ्रांस के लोग हैं। ये जो पीछे लोग हैं ये जर्मनी के लोग हैं। अब उस समय पे जर्मनी कोई नेशन था भी नहीं, कोई देश जर्मनी नाम का एग्जिस्ट ही नहीं करता था। बस ऑस्ट्रिया एम्पायर के अंदर बस प्रुशिया के अंदर जो है कुछ लोग थे जो जर्मन बोलते थे, जो सारे जर्मनी बने, उन्होंने ये झंडा बनाया था, तो वो ये झंडे को लेकर पहुंच जाते हैं। तो अलग अलग लोग जो है जा रहे हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में क्या है? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। क्या था? ये पढ़ा है गाइस हमने अपनी जो है क्लास 9 के अंदर, चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन है उसके एक हाथ में। और जो है यहाँ देखो आप जमीन पे क्या पढ़े हैं इस पेंटिंग के अंदर, इस पेंटिंग में जमीन पे पढ़े हैं ये सिंबल, तुम्हें इतनी HD फोटो नहीं है, ये देखो ये मोनार्की के सिंबल्स पढ़े हैं। ये पेंटिंग में फ्रेडरिक सॉरी अपना सपना दिखा रहा है कि वो चाहता है कि मोनार्की रूल खत्म हो जाए, ऐसे सड़क पे गिरा है नीचे जमीन पे, खत्म कर दो मोनार्की और डिस्पोटिक रूल को, अत्याचारी राजाओं को, एंड लोग बनाए अपनी अपनी नेशन। फ्रेडरिक सॉरी ने जीसस क्राइस्ट को भी इंक्लूड करा इसमें, जो ये दिखाता है कि जितने भी लोग हैं उन्हें समझ में आए कि ना गॉड ऑल्सो वांट्स कि नेशन स्टेट बने। गॉड भी नहीं चाहते कि भैया अब मोनार्की का डेस्पोटिक रूल है जो लोगों को तंग कर रहा है राजा, अब जो है नेशंस बनने चाहिए। तो मैंने पूरी पेंटिंग आपको समझा दिया। पेंटिंग की जो डिटेल्स हैं वो हम लाइन बाय लाइन रीड कर लेते हैं, आई विल मार्क ऑल द डिटेल्स हियर ऑल्सो। ठीक है, तो सबसे पहले पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज जो है विद डिफरेंट फ्लैग्स एंड कॉस्ट्यूम्स है, उनको हम पहचान सकते हैं। मैंने तरीका बता दिया है आप लोगों को। ये जर्मनी वाले हैं, ये है हमारे फ्रांस वाले। अब तुम्हें इस पेंटिंग में दिखेगा नहीं, बट मैं जूम करके दिखाती हूँ कि इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी से ना बहुत दूर आगे निकल चुके हैं अमेरिकन्स, क्योंकि अमेरिका, ये अमेरिका का झंडा है, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये देखो ये देखो ये जुलूस अभी यहाँ से आ रहा है, पीछे तक लोग भरे पड़े हैं, ये तो आगे निकल गए स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो है रिस्पेक्ट पे करके, इससे आशीर्वाद लेके ये आगे निकल चुके हैं। क्यों? क्योंकि इस समय पे 1848 में जब फ्रेडरिक सॉरी ने ये फोटो बनाई थी तो तब अमेरिका आज़ाद हो चुका था, अमेरिका एक देश बन चुका था, अमेरिका में डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन आ चुकी थी। तो ये आ गई है, ऐसी नहीं, हम अमेरिका को सुपर पावर कहते, ये कर चुके थे ये सब काम पहले। अमेरिका के बाद स्विट्जरलैंड भी है यहाँ पे, और फिर फ्रांस है। फ्रांस पहुंच चुका है अब बिल्कुल यहाँ पे, फ्रांस ने रिस्पेक्ट पे कर दी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, अब फ्रांस बनने वाला है नेशन स्टेट। तो ये इस तरीके से 1848 के आसपास में अभी आप चैप्टर में देखोगे फ्रांस भी नेशन स्टेट जो है बन जाता है, यानी कि राजा वाजा निकलो यहाँ से, हम बनाएंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी कंट्री अपने हिसाब से। ठीक है, तो नंबर 1 पे USA है, फिर स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड का झंडा तो मैंने बहुत जूम करके देखा, मुझे दिख नहीं रहा, वो यहाँ पे पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। ठीक है, फिर फ्रांस है अपने जो है ट्राई कलर के साथ में, फिर जर्मनी है। जर्मनी का जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, जर्मनी नाम का कोई देश उस समय पे था ही नहीं, कुछ लोग थे जो जर्मन बोलते थे, उन्होंने ये झंडा बनाया था अपना जर्मन देश बनवाने के लिए। ठीक है, फिर ये ऑस्ट्रिया वाले लोग हैं, फिर किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज, लोम्बार्डी, एंड देन पोलैंड, देन इंग्लैंड, देन आयरलैंड, देन रशिया, ये सब लाइन में आते जा रहे हैं। ये सब आएंगे लाइन बाय लाइन, ये ऐसे ही नहीं गिवन, इसी तरीके से इन लोगों का जो है नेशन बने थे इसी लाइन में। तो ये पूरा आपकी फर्स्ट पेंटिंग हो चुकी है, बेहतरीन रूप में उन्होंने दर्शाया। अब जो ये इन्होंने फ्रेडरिक सॉरी ने जो ये कहा था ना कि भैया ये बन जाए, ऐसा दुनिया ऐसी हो, वर्ल्ड मैप ऐसा हो कि राजा वाजा खत्म, अलग अलग देश हो, आज के ज़माने का वर्ल्ड मैप हो, तो इसको यूटोपियन विजन कहा जाता है। यूटोपियन मतलब कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें सच ना लगे, जैसे मैं कह रही हूँ कि भैया डोरेमोन है मेरे पास और उसका एनीवेयर डोर है मेरे पास, वो कहीं भी पहुंचा सकता है। तुम कहोगे दीदी पॉसिबल थोड़ी है, मैं तुम्हें कह रही हूँ टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल, क्या पता आगे चल के हो जाए। तो ये यूटोपियन बातें होती है जो तुम्हें लगे कि अब ये कोई पॉसिबल है क्या। तो उस जमाने में 1840s में, कोई बहुत पुरानी बात थोड़ी है गाइस, आज से कुछ 2000 साल पहले बात है, तब लोगों को ये ऐसे देश होना जैसे आज के देशों में हम रह रहे हैं, ये भी उन्हें यूटोपियन लगता था। ऐसा लगता था यार ये पॉसिबल ही नहीं है कि राजा को हटा के सरकार आ जाएगी, गवर्नमेंट आ जाएगी, लोगों को यकीन नहीं होता था। तो ऐसे क्या पता आगे चल के एनीवेयर डोर भी हो, टाइम ट्रैवल भी हो, बहुत कुछ हो सकता है, हमें क्या पता है, हु नोज द फ्यूचर। ठीक है, तो चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे कि भाई 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई थी। नेशनलिज्म की फीलिंग आने का रीजन क्या था? सब राजा के नेशनलिज्म की फीलिंग मतलब क्या, लोगों का मन है यार हमारा देश बन जाए, हमें देश अपना देश में रहना, हम सेम लैंग्वेज के, सेम कल्चर के लोग जो सेम फेस्टिवल्स बनाते हैं, हम लोगों का एक देश बन जाए, हमें ये अलग अलग ऐसे राजा लोग नहीं चाहिए। तो उसी को सिंपल हम नेशनलिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो है जब लोगों के अंदर ये नेशनलिज्म की फीलिंग आई तो क्या हुआ, बड़े बड़े किंगडम्स जो थे वो टूट गए। लोगों ने कहा हमें नहीं लेना राजा के साथ में, तो किंगडम्स टूटे और देश बनने जो है शुरू हो गए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको मुझे बतानी है दैट मॉडल स्टेट, ये पूछना लेते हैं एग्जाम में, बताऊंगी नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। मॉडर्न स्टेट वाज ऑलरेडी देयर व्हेन सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल वाज डन बाय रूलर। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न स्टेट नहीं थी, अब नेशन स्टेट्स बननी थी। नाउ व्हाट इज अ मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट, वो जो है आपको नेशन स्टेट समझ के पता चलेगा। अब ये सुनो, अब हाउ वॉज नेशन स्टेट फॉर्म, एक नेशन स्टेट कैसे बनेगी, यानी कि एक जो कंट्री है ना, एक देश है, वो कैसे बनेगा। हमारी कंट्री, हमारा देश कैसे बना, हम सब इंडियंस हैं,
ठीक है, वी ऑल आर इंडियंस, हमारी हिस्ट्री सेम है, चाहे हमारे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे हमारे प्रेसिडेंट है, कोई से भी प्राइम मिनिस्टर बने, कोई से भी जो है प्रेसिडेंट बने, जितने भी हमारे रूलर्स थे और हम जो जनता है, हम सबकी हिस्ट्री सेम है। हम इंडियन की हिस्ट्री क्या है कि हमने ब्रिटिशर से आज़ादी हासिल करी और हमारा एक बहुत ही गोल्डन पास्ट है, हमारे इतने सारे किंगडम्स थे एंड जो है इतनी सारी डायनेस्टीज थी हमारे यहाँ की, ये हम सब लोगों की शेयर, हम हर एक इंडियन की, चाहे आप नॉर्थ इंडिया में रहते हो, साउथ में, वेस्ट में, ईस्ट में, हम सबकी ये हिस्ट्री है कि हमारे जो है पूर्वजों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट करके हमें जो है अंग्रेजों से छुटकारा दिलाया। ये हम सब लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री है, हमारा एक कॉमन कल्चर है। जैसे हमारे यहाँ पे तो यूनिटी है, कल्चर के अंदर डाइवर्सिटी है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अब हमारे यहाँ डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, हम अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, बट स्टिल वी कॉल आवरसेल्व्स इंडियन, ठीक है। तो भाई एक देश कब बनता है, जब उस देश के लोगों का सेम कल्चर हो, वो मानते हो कि हाँ भाई हम सब सेम कल्चर के हैं, हमारी सेम आइडेंटिटी है, चाहे कोई गुजराती हो, चाहे कोई पंजाबी हो, चाहे कोई भी किसी भी जो है स्टेट का हो, या किसी भी दिन पे हम क्या कहते हैं, आप ये कहते हो नहीं मैं आई लिव इन यूपी, तो मैं ये थोड़ी कहती हूँ मैं कहूँगी भाई आई एम इंडियन। अगर कोई मुझसे मेरी नेशनलिटी पूछेगा तो हमारी नेशनलिटी क्या होती है, हमारी नेशनलिटी क्या है कि वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। तो नेशनलिज्म मतलब क्या, आपसे नेशनलिटी पूछा जाता है ना, यू कॉल इंडियन। दुबई वाला कहेगा भाई अमेरिका वाला कहेगा आई एम अमेरिकन, यूरोप वाला कहेगा, फ्रांस वाला कहेगा आई एम फ्रेंच, हमारी नेशनलिटी इंडियन है। तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई, जब मेजॉरिटी ऑफ सिटीजन, जो लोगों को और उनके जो है रूलर्स को भी ये लगा कि हम सबकी कॉमन आइडेंटिटी, हम सब एक जैसे, शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी, और जो है इस वजह से हमें एक अपना सेम नेशन बनाना चाहिए। अब ये कॉमन आइडेंटिटी आना, कि लोगों के बीच में प्यार बढ़े, लोग सोचे कि हम एक जैसे हैं, वो आसान नहीं था। आप सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया में इंडिया का भी जानोगे कि इंडिया में भी इतने सारे रिलीजन्स थे, इतने सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे, गरीब है, अमीर है, अनटचेबिलिटी की भी प्रैक्टिस थी हमारी कंट्री के अंदर। तब हमारी कंट्री में ऐसी फीलिंग कैसे आई कि इन्हें भगाओ अंग्रेजों को और हम अपना कंट्री इंडिया जो है, नेशन जो है, डेमोक्रेसी लगाएंगे। वो अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे। आसान नहीं होता है कि लोगों को लगे अरे हम सब भाई हैं, भगाओ इस राजा को, नहीं, वो कैसे हुआ वो आप जानोगे इस चैप्टर में, जानोगे फ्रांस का, जर्मनी का, इटली का, और आगे वाले चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर 2 में हमारी कंट्री का जानोगे, ठीक है। तो हाउ वाज नेशन स्टेट फॉर्म, नेशन स्टेट बनने के लिए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी चाहिए, शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट चाहिए, ठीक है। अब मॉडर्न स्टेट क्या होती है, एक बार ये जान लो। मॉडर्न स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल होता है, बट उसको राजा ही रूल करता है। जैसे कि ये देखो आप, ये एक किंगडम है, ये एक किंगडम है, इसका नाम है एसआर किंगडम है ये, और इसके राजा, इनका नाम है राजा एस। अब मॉडर्न स्टेट में क्या होता है कि ये राजा तो यहाँ बैठे अपने किंगडम की कैपिटल सिटी के अंदर, जहाँ पे इनका जो है पूरा महल है, तो यहाँ पे ये जो भी लॉज बना रहे हैं, जो भी इन्होंने रूल्स बनाए हैं, वो इनके किंगडम की हर एक सिटी के अंदर, इनके अलावा जो भी सिटी है, सब में सेम लॉज ही इम्पोज होंगे। इसको हम कहते हैं सेंट्रलाइज कंट्रोल। जैसे आज के समय पर हमारे यहाँ इंडिया के अंदर देखो, सेंटर भी है, स्टेट भी है। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जो रूल्स बनाती है, वो पूरे कंट्री के अंदर लगते हैं ना। तो ये ऐसे ही पहले मॉडर्न स्टेट का तो चलन हो चुका था कि राजा जो अपनी कैपिटल में बैठ के रूल्स बनाता था, पूरे के पूरे राजा का जो किंगडम था उसमें सेम चलते थे। बट जब नेशन स्टेट आई तो भाई उसमें से हमें राजा को हटा देना, नेशन स्टेट में डेमोक्रेसी आ जाती है, एंड देन द फॉर्मेशन ऑफ रिपब्लिक्स आर देयर। बट देन बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म नेशन स्टेट्स वर फॉर्म, और नेशन स्टेट्स वो होती हैं, कौन सी होती है नेशन स्टेट, जिसमें मेजॉरिटी सिटीजन और उनके राजा जो होते हैं या जो उनके रूलर है, वो एक दूसरे को एक जैसा माने, सेम हिस्ट्री को वो शेयर करते हो, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं अब अपना नेक्स्ट टॉपिक, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट ना कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नेशन स्टेट बनती कैसे है ये जरूर याद रखना है, जब लोगों के मन में क्या हो, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस हो, और शेयर्ड हिस्ट्री को वो जो है उन्होंने उनकी शेयर्ड हिस्ट्री हो, ठीक है। चल, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, ये थोड़ा सा रिवीजन होगा हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले चैप्टर का, जो हमने 9 में पढ़ा। तो जैसे कि आपको याद होगा चैप्टर अपना 9th के अंदर कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1789 में, और फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या हुआ था कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की का सिस्टम चल रहा था, उसको फ्रेंच रेवोल्यूशन वालों ने वो बैसिले प्रिजन पे जो है हमला करके मोनार्की वगैरह को हटाया, एंड वहाँ पे जो है एक बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स बन गए थे, उन्होंने जो है रूल करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और उन्होंने कहा कि अब हम ही चलाएंगे अपने देश को, हम ही शेप करेंगे अपने नेशन की डेस्टिनी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन याद है ना, अटैक करा, उसको हटा दिया अपने राजा को, और फिर फ्रेंच सिटीजन्स की जो बॉडी थी असेंबली बना के वो उसको रूल करना शुरू कर देते हैं। सो याद आ गया फ्रेंच रेवोल्यूशन पूरा का पूरा। तो अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे कि व्हाट वर द प्रैक्टिसेस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में जो है फ्रेंच लोग जो है अपनाते थे, सो दैट उनके मन में ये फीलिंग हो कि हमारी कंट्री फ्रेंच है। व्हाट वर द थिंग्स दैट ये दे यूज्ड टू फॉलो। तो मेनी टेक्निक्स वर यूज्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट यूनिटी एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। अगर आपको नेशन स्टेट बनाना है, अगर आपको एक देश बनाना है, कंट्री बनानी है, तो उसमें आपको वहाँ के जितने भी लोग हैं उनके मन में 2 चीज़ें जो है पैदा करनी होगी। वो क्या क्या है, एक यूनिटी, उनके यूनिटी हो, हमारे में है यूनिटी इंडियंस में, क्यों, क्योंकि हमने इकट्ठा देखा है सबने फ्रीडम स्ट्रगल को, एंड सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, हम एक दूसरे की आइडेंटिटी को ना जो है कलेक्टिवली देखते हैं कि हाँ येस वी ऑल आर इंडियन, ठीक है। तो सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होना जरूरी है, एंड वी ऑल्सो नीड अ यूनिटी। तो यूनिटी और कलेक्टिव आइडेंटिटी को फ्रांस में लोगों के मनों में लाने के लिए जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज हुआ करते थे, उन्होंने कई पैतरे आजमाए थे। तो आज आप उन पैतरों के बारे में जानोगे। तो फर्स्ट इज, सबसे पहले उन्होंने एम्फेस करा द आइडिया ऑफ ला पैथरी एंड ले सितियन, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, फ्रांस के लोगों को, रेवोल्यूशनरी कौन, जो चाहते हैं भैया नेशन स्टेट बने, उन्होंने फ्रांस के लोगों को जा के बोला कि देखो
ये राजा का घर नहीं है, ये राजा का देश नहीं है, ये राजा का किंगडम नहीं है, ये हमारा द फादरलैंड है। ये जो फ्रेंच की जो ज़मीन है ये हमारा ला पात्री है, ये हमारा द फादरलैंड है और हम इनके लिए सिटिजन है और हम इसके सिटीजन्स हैं, तो हमारे हिसाब से हमारा देश चलना चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या कहा, लोगों को समझाया कि हमें इक्वल राइट्स मिलने चाहिए अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को जाके जाके समझाया कि भाई ये राजा का रूल नहीं होना चाहिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन होनी चाहिए जिसमें हम सबको इक्वल राइट्स मिले। इन्होंने अपना एक नया फ्लैग बनाया फ्रांस का, वही रेड ब्लू और वाइट कलर वाला रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर जो इनका बना। इन्होंने कहा हम राजा का जो फ्लैग है उसको नहीं लगाएंगे, वो हमारा फ्लैग नहीं है, हम अपना एक नया फ्लैग बनाएंगे। एंड इन्होंने पुराने वाले फ्लैग से अपने न्यू फ्लैग को रिप्लेस कर दिया। स्टेट जनरल्स, जैसे स्टेट जनरल क्या, जैसे देखो गाइस अभी इलेक्शन होंगे तो आप टीवी पे देख रहे हो ना कि हमारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है कैंडिडेट्स हमारे सामने खड़े जा रहे कि आप लोगों इनको वोट डालोगे, ये आपके लिए आगे डिसीजंस लेंगे, अपनी मर्जी से चुनो इनके बीच में से। तो इसी तरीके से स्टेट जनरल वर इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड जो है उस स्टेट जो जनरल की जो असेंबली थी उसका नाम अब नेशनल असेंबली रख दिया गया था। यानी कि फ्रांस के अंदर इन्होंने अब नेशनल असेंबली बना दी, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को जो है ये स्टैब्लिश करने की कोशिश करनी इन्होंने शुरू कर दी। क्या करा, स्टेट जनरल सेलेक्ट करे, हर एक जगह से फ्रांस की क्या करा, कुछ कैंडिडेट्स को खड़ा करा। अब जो लोग उनके बीच में इलेक्शंस होंगे, जिन लोगों का वोट मन करेगा, जिनको वोट डालने का वो उनको वोट करेंगे। तो उन्होंने स्टेट जनरल्स ने नेशनल असेंबली बना ली, नेशनल असेंबली उन्होंने अपनी क्रिएट करी। हाइम्स होते हैं गीत लिखने शुरू करे अपनी कंट्री के प्यार में कि लोग उससे गाएंगे और उनके मन में देशभक्ति की वो जो फीलिंग है ना वो आएगी। जितने लोग शहीद हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन में उनको याद दिलाया जाता था लोगों को, उन्हें याद करो कितनी शहीद कुर्बानियां दी हैं हमने ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लेकर आया। सेंट्रलाइज सिस्टम मैंने आपको बताया कि जो रूल एक जगह में, सपोज करो पेरिस में अगर बैठ के जनरल असेंबली ने कोई रूल बनाया है या पेरिस में अगर कोई रूल बनाया है तो वो एंटायर फ्रांस जो नेशन है वहाँ पे वो सेम रूल जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी के साथ कोई रूल हो रहा हो, किसी के साथ कोई रूल हो रहा हो। ठीक है, एंड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स, हर एक सिटीजन लॉ के लिए इक्वल है, हर एक को इक्वालिटी से ट्रीट करा जाएगा। जैसे पहले ज़माने में इनका बहुत ज़्यादा जो है वो होती थी डिस्क्रिमिनेशन कि अमीर लोग हैं, ये गरीब हैं, ये उन्होंने कहा नहीं, हम सबको अच्छे से ट्रीट करेंगे। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज एंड ड्यूज वर एबॉलिश्ड। इंटरनल कस्टम ड्यूटी क्या होती है, अब पुराने ज़माने में भाई बहुत चक्कर थे, राजा लोग ना बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करने के लिए इंटरनल कस्टम ड्यूटी लगाते थे। सपोज करो मैं तुम्हें कह रही हूँ, तुम्हें जो है यहाँ जो है मैं कह रही हूँ तुम्हें पटना बिहार से तुम्हें यहाँ आना है हमारे यहाँ दिल्ली, रास्ते में जितनी भी जगहें आएंगी हर जगह पे तुम्हें जिस अलग शहर में तुम रुकोगे वहाँ रोक के तुम्हारे से पैसे लिए जाएंगे कि भैया ड्यूटी दो। जैसे अगर हम बाहर के देश जाते हैं, इंपोर्ट कराएंगे अमेरिका से कुछ या बाहर के देश से कुछ, तो वहाँ पे हम इंपोर्ट पे ड्यूटीज़ देते हैं कि भाई बाहर के देश से सामान आ रहा है। अब ये थोड़ी अपनी कंट्री के अंदर एक शहर से दूसरे शहर में जाओगे तो आपको ड्यूटीज़ देनी पड़ी तो क्या कंगाल हो जाएंगे, कितना खर्चा होगा। पहले ज़माने में यही होता था, अगर तुम एक शहर से दूसरे शहर में भी जा रहे हो ना तो बीच में जो गाँव आ रहे हैं वहाँ पे भी जो है छोटे मोटे जो राजा होते थे वो बैठते थे कस्टम ड्यूटीज वसूल करने के लिए। तो जितनी ही कस्टम ड्यूटीज होती थी ना इंटरनल वाली वो रिमूव कर दी ये स्टेट जनरल्स ने। नेक्स्ट जो ड्यूज थे, ड्यूज क्या होते हैं, जो ये पीजेंट्स को जो ये इतने हाई रेवेन्यू टैक्सेस पे करने होते थे ना मोनार्की को, वो सब माफ कर दिए, भूल जाओ, सब कुछ माफ कर दिया, तुम्हारा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स अडॉप्ट करे गए। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट मतलब अब पहले ज़माने में ये था, यहाँ फ्रांस के अंदर वेट का सिस्टम भी अलग था। जैसे यहाँ पेरिस के अंदर 1 किलो में 10 आलू आ रहे हैं तो वहीं पर 1 किलो में कहीं पर 3 आलू आ रहे हैं। जो मेजर सिस्टम है ना, समझ लो 1 kg इज इक्वल टू कहीं पर 100 ग्राम है तो कहीं पर आपने कह दिया 1 kg इक्वल टू 500 ग्राम हो गया, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। कहीं पर हमने कह दिया 1 kg इज इक्वल टू भैया 200 ग्राम है, ये ऐसे यूनिट सिस्टम थोड़ी चल रहा है, यूनिफॉर्म यूनिट सिस्टम नहीं था। तो एक यूनिफॉर्म वेट सिस्टम लेकर आए गए, ये चेंजेस करे उन्होंने फ्रांस के अंदर सो दैट लोग कंफर्टेबल हों और लोग अपने देश में कंफर्टेबल होकर रह पाए। ठीक है, रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज। डायलेक्ट क्या होते हैं, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ना, हिंदी के भी अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। मैं अलग तरीके से बोलूँगी, आप जिस शहर के रहने वाले सब अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो इन्होंने फ्रेंच में जो फ्रेंच भाषा जो है ना उसके डायलेक्ट्स को मना करा कि कोई फ्रेंच भाषा के अलग अलग रूप को नहीं बोलेगा, सब लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज ही बोलनी है। तो रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज एंड इन्होंने कहा कि पूरे के पूरे अपने नेशन के अंदर ये लोग जो है फ्रेंच को लिखे, फ्रेंच में ही लिखेंगे और फ्रेंच में ही बात करेंगे। ठीक है, और कौन सी वाली फ्रेंच को, जो पेरिस में बोली जाती है, क्योंकि फ्रेंच के भी अलग अलग डायलेक्ट्स थे ना, तो जो पेरिस वाली फ्रेंच है उसको इन्होंने पक्का कर दिया। एंड रेवोल्यूशनरीज नाउ डिक्लेयर्ड, जो फ्रेंच इन्होंने अपना तो देश बढ़िया सा कर लिया ना 1789 के बाद। ये देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन की कुछ तस्वीरें, अपना इन्होंने असेंबली बना ली, गीत बनाए, अपना फ्लैग बनाया, अपने जो है लोगों को बहुत सहूलियतें दी कि भाई कस्टम ड्यूटी मत दो, टैक्स पुराना माफ कर दिया, ये वो इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। अब इन्होंने कहा भाई हम तो बढ़िया से बन के बैठ गए हैं, अब चलो आसपास के जो पड़ोसी जगह हैं ना उनकी जाके मदद करते हैं। तो अब फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज जो थे अपना ये जो है नेशनलिज्म का परचम उठा के अपने पड़ोसियों के पास जाते हैं। इनके पड़ोस में कौन कौन सी जगहें हैं, ऑस्ट्रियन एम्पायर था, प्रूशिया था इनके पड़ोस में। इनके पड़ोस में जितने भी किंगडम्स थे वहाँ जाके लोगों को कहते हैं, पोलैंड है, ये है, वो है, कि भैया तुम भी एक काम करो, तुम भी रेवोल्यूशन करो, तुम भी अपने राजा को कहो जाके कि तू जा यहाँ से, हम अपना नेशन स्टेट्स बनाएंगे, हम सिखाते हैं तुम्हारे को। तो ये फिर फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज फ्रेंच को अच्छा खासा बना के ये निकल पड़ते हैं
बाकी किंगडम्स में लोगों को जो है ना इंकरेज करने के लिए कि तुम भी बनाओ अपना अपना नेशन, ठीक है। तो इंस्पायर्ड बाय फ्रांस डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जो है, जैसे कि हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में 1790s में जो है क्या बनने लगे, जैकोबियन क्लब। ये फ्रेंच आर्मीज जाते थे, ये जो फ्रेंच आर्मी कौन होगी, रेवोल्यूशनरी, ये गए हॉलैंड गए, बेल्जियम गए, स्विट्जरलैंड गए, इटली गए, वहाँ पे लोगों को सिखाते थे कि ऐसे हासिल कर सकते हो तुम फ्रीडम, और वहाँ पे भी जैकोबियन क्लब्स बनने शुरू हो गए। याद है हमने क्लास 10 में जैकोबियन क्लब्स पढ़ा था। जैकोबियन क्लब्स कौन होते हैं, वो क्लब जिसमें मिडिल क्लास और थोड़े एजुकेटेड लोग होते हैं और जो फ्रीडम की डिमांड करते हैं। तो फ्रांस में तो कब से थे जैकोबियन क्लब्स, अब बाकी जगहों पे जैकोबियन क्लब्स खुलने लगे थे और वो सीखते थे फ्रेंच रेवोल्यूशनरी से कि अच्छा बताओ भैया क्या तरीका है फ्रीडम हासिल करने का। तो इन्होंने, अच्छे लोग थे भाई ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये नहीं भैया अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, नहीं, इन्होंने कहा भाई ठीक है अपना तो जनता का हमने भला कर दिया, अब थोड़ा पड़ोस में भी जरा कुछ अच्छा खासा माहौल बनाते हैं, हर जगह नेशन स्टेट बनवाते हैं। तो ये हेल्प करने निकले पड़े थे, बट क्या हेल्प करते दूसरों के, बीच बीच में इनको भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी थी, रेन ऑफ टेरर आया था ये वो, बट जो चल रहा था, बट चलने का सिस्टम बिल्कुल एंड हो जाता है जब 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आ जाता है डिक्टेटर, और आके फ्रांस में जो डेमोक्रेसी चल रही थी उसको खत्म कर देता है। तो बड़े खुश थे, लोगों को हेल्प करने जा रहे थे, अपनी क्या हेल्प कर पाते। क्या हुआ, नेपोलियन डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस इन 1799 एंड बिकेम द डिक्टेटर। नेपोलियन बन जाता है डिक्टेटर। तो यहाँ पे मैंने टाइमलाइन लगाई है, ये मैंने नेट पे जो है सर्च करा, देखो बढ़िया से इसमें बता रखा है कि क्या फ्रांस की क्या क्या तरीकों से फ्रेंच में क्या क्या हालत हुई थी उसकी। ये हम पहले पढ़ चुके, ये 1789 से 91 का हम अपना 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन, टेनिस कोर्ट होती याद है तुम्हें, बैसिले प्रिजन पे अटैक हुआ, लुइस 16 और उसकी वाइफ भाग गई थी, ये सब हम 9th में पढ़ के आए हैं, ठीक है। फिर रॉबस्पियर का वो जो है वो रेन ऑफ टेरर शुरू हो चुका था, वो सब हम पढ़ गए, ठीक है। फिर जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो है पूरा आपने ये पढ़ लिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में डेमोक्रेसी वगैरह फ्रांस में एस्टैब्लिश हुई। अब क्या होता है भैया, 1799 में नेपोलियनिक एरा शुरू हो जाता है, नेपोलियन का एरा शुरू होता है। नेपोलियन आता है और फ्रांस की डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया। अब तुम कहोगे दीदी बैठे बैठे नेपोलियन कैसे आ गया, तो भैया आपको इतना डिटेल में पढ़ना ही नहीं अपने सिलेबस में, बस तुम ये समझ लो इससे पहले ना कुछ ऐसा फेज था जब फ्रांस ने कुछ वॉर्स लड़े थे और तब नेपोलियन बहुत आगे था उन वॉर्स में, नेपोलियन ने फ्रांस को जिताया था। तो जब इसने जिता दिया फ्रांस को तो फिर ये डिक्टेटर बन जाता है इनका। तो 1799 में नेपोलियन फ्रांस का डिक्टेटर बन जाता है। और अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस नेपोलियन ने करे थे जब नेपोलियन फ्रांस का डिक्टेटर बनता। तो भाई इनके अच्छे दिन जो थे ना डेमोक्रेसी वाले, वो सिर्फ लगभग 10 साल तक चले। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन करके जो राजा को भगाया और कुछ जो है सहूलियतें नहीं मिली, वो 1799 में आके जो डेमोक्रेसी बची कुछ चल रही थी इनका, वो नेपोलियन खा जाता है आगे, ठीक है। तो नेपोलियन रूल स्टार्टेड एंड नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस करे फ्रांस के अंदर। इसने डेमोक्रेसी को तहस नहस कर दिया जो फ्रेंच रेवोल्यूशन ने इतनी मुश्किल से हासिल करी थी, एंड अलग अलग चेंजेस करे थे। अब इसके चेंजेस में से सबसे बड़ा चेंज जो नेपोलियन ने लगाया था अपनी कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर, कुछ अच्छा काम भी करे थे इसने और उसमें कुछ बुरे काम भी थे, उसको हम कहते हैं नेपोलियन कोड ऑफ 1804। इस पे क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा, देख लो क्या है नेपोलियन का कोड 1804। तो इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी कहा जाता है एंड AKA नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता है। अब इसमें नेपोलियन ने कुछ भले काम करे थे ना, मैंने तो ये देखो सबसे पहला बढ़िया काम जो नेपोलियन ने करा था, सिविल कोड लगा के अपने यहाँ पे, डिड वे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ पे जो प्रिविलेजेस मिलती थी वो खत्म कर दिए। बहुत अच्छा काम करा था नेपोलियन ने। बर्थ पे प्रिविलेजेस मिलना मतलब देखो, अगर आपको याद हो तो फ्रांस की सोसाइटी में ना, बहुत सारे यूरोप में काफ़ी सारी सोसाइटीज़ के अंदर ना ये चलता था फ्यूडल सिस्टम, कि भाई पहले राजा आता है, फिर बैरन्स आएंगे, फिर नाइट्स आएंगे, इनको ये राजा इनको लैंड देगा, ये इनको लैंड देंगे, इनके लैंड पे जो है ये पीजेंट से काम कराते हैं। बेचारा पिसता रहता था पीजेंट को तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी, इसको रेंट पे करना है, सोल्जर्स भी जाते थे पीजेंट्स बनने के लिए। तो ये जो पीजेंट्स थे वो बहुत बुरा हाल था उनका, और ये राजा के, बैरन्स के और नो नाइट्स थे उनके तो मज़े ही मज़े थे। तो जो है ये आया भाई साहब हमारा नेपोलियन आया, इसने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ हटा दिया। भैया कोई ये नहीं मिलने की तुम्हें प्रिविलेजेस वगैरह, इन्हें फ्यूडल सिस्टम हटा दिया, बढ़िया काम करा। इस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सबके साथ सेम ट्रीटमेंट होगा भाई नेपोलियन के फ्रांस में। तुम कोई जुर्म करोगे, चाहे तुम कोई बड़े से नाइट हो, चाहे तुम कोई राजा हो छोटे मोटे इधर उधर के, कुछ भी हो तुम, या तुम कोई आम आदमी हो, तुम फार्मर हो, सबके साथ इक्वालिटी बिफोर लॉ है, सबको सेम तरीके से डील करा जाएगा। सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, कि सबके पास राइट टू प्रॉपर्टी होगा, कोई भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, वरना अलाउड नहीं था। वरना लैंड राजा होता था, राजा अपने हिसाब से लैंड बांटता था कि भैया बैरन्स पे होंगे, नाइट्स पे होंगे, पीजेंट्स को तो लैंड रखने का हक ही नहीं था, वो तो किराए पे काम करते थे, टेनेंट्स होते थे। इसने राइट टू प्रॉपर्टी सब लोगों को दे दिया, ठीक है। इन द टाउन, शहरों के अंदर गिल्ड बनाने पे जो रिस्ट्रिक्शन थे वो इसने हटा दी। गिल्ड क्या होती है, जैसे ट्रेड यूनियन, हमारे आज के समय पे ना ट्रेड यूनियंस होती है, रेलवे वर्कर की यूनियन है भैया, फैक्ट्री वर्कर की यूनियन है, वो अपनी डिमांड्स रखते हैं। तो वो राजा के समय में जो है यूनियंस बना थी, तो नेपोलियन ने कहा बनाओ यूनियन, तो लोग बड़े खुश, भैया बढ़िया काम कर रहा है ये। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को काफ़ी अच्छा करा नेपोलियन ने, पैसा लगाया, खर्च करा, ये नहीं अपने पे उड़ाता रहे सारा पैसा अपनी आयाशियों पे, नहीं, ट्रांसपोर्टेशन की लाइनें बिछाई,
टेलीफोन वगैरह, पोस्टेज सिस्टम, टेलीफोन तो नहीं थे ऑब्वियसली गाइस उस जमाने में, पोस्टेज सिस्टम को अच्छा करा होगा, रेलवे लाइंस वगैरह को, ये सब उसने भैया अच्छा करा। एंड फिर क्या करा इसने नेपोलियन ने कि सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ही ये नेपोलियन ने कोड नहीं लगाया। अब कुछ कुछ एरियाज थे फ्रांस के आसपास के जो इसने इसने क्या कर रखे थे, जिन पे फतेह कर रखी थी आपको, जिसको कब्जा लिया था। ये ना बहुत चालू था नेपोलियन, इसको ये मन था कि ये पूरे यूरोप को कब्जा ले। तो ये वो तो वेरी ना मतलब बहुत ही ना हाई इसका वो था दिमाग कि भाई हम इसको ये था कि मैं डोमिनेंट बन जाऊँ बहुत और मैं पूरे यूरोप को कब्जा लूँ। इसके दिमाग पे ये फितूर था कि पूरे यूरोप का डिक्टेटर बनूंगा मैं। तो ये ना हर समय वॉर करता रहता था। आसपास में जो इसे जगह दिखे जहाँ जो राजा है वहाँ अपनी आर्मी लेके पहुंच जाता था, राजा को हरा देता था और वो भी फ्रांस के अंडर में आ जाती थी जगह। तो जो जो जगह है फ्रांस के अंडर में आ गई थी नेपोलियन के वॉर करने के बाद में, तो वहाँ पे भी इसने ये 1804 का सिविल कोड लगाया। जैसे डच रिपब्लिक इन स्विट्जरलैंड को ये जीत चुका था, वहाँ लगाया। इटली में काफ़ी जगहों पे, जर्मनी में नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन, काफ़ी कुछ इसने वहाँ भी सिंप्लीफाई करा, वहाँ पे भी फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश करा। एंड पीजेंट्स को सेल्फडम और मेनोरियल ड्यू से भी छुटकारा दिला दिया। सेल्फडम क्या होता है? सेल्फडम याद रख लो, नेपोलियन ने सेल्फडम हटाया था बहुत सारी जगहों पे। सेल्फडम मतलब होता है बॉन्डेड लेबर की, जो है लेबर जो है, जो पीसेंट जो है वो लैंड पे काम करते हैं और उनको उसका ना पैसा भी नहीं मिलता, एक तरीके से स्लेवरी होती है ये सेल्फडम। एंड मनोरियल ड्यूज, मनोरियल ड्यूज क्या होते हैं देखो मैंने यहाँ पिक्चर लगाई है समझाने के लिए आप लोगों को। सो लास्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा इसके लिए। ये देखो ये होता है मनोरियल सिस्टम। मनोरियल सिस्टम में ना इस टाइप का सिस्टम होता है कि एक पूरी पर्टिकुलर एक रीजन है, वहाँ पे ये मैनर है जहाँ पे वहाँ का जो भी रूलर होगा वो रह रहा होगा, ठीक है। आसपास में इनका जो है फील्ड्स है, इस फील्ड पे सर्फ्स के हाउस होते थे। सर्फ कौन? वो जो स्लेव्स है उनके हाउस होते थे, वो इस पे काम करते थे। यहाँ पे इनका चर्च है, पैस्चर लैंड है, ये सब है। अब ये मनोरियल सिस्टम में क्या था कि ये जो पीजेंट्स होते थे इन्हें इस मनोरियल सिस्टम, इस सरहद के बाहर जाना मना था कि इस एरिया से ये बाहर नहीं जा सकते। भाई पैदा होने से लेकर मरने तक ये यहीं पे काम करते रहते थे, पैसा भी नहीं मिलता था कोई काम करने का, और ये ड्यूज भी पे करते थे इनको। वो सब मतलब ऐसी जिंदगी होती थी इनकी जो मनोरियल सिस्टम के पीजेंट्स होते थे और सेल्फडम होते थे। तो ये सब प्रॉब्लमैटिक चीज़ें जो है हमारे नेपोलियन बोनापार्ट ने हटाने की कोशिश करी जो है फ्रांस में से वो, जिन जिन जगहों पे इसने ये सब रूल लगाया। तो सेल्फ्स कौन होते हैं? पीजेंट हु लिव्ड एंड वर्क ऑन द लॉर्ड्स मैनर। इनको अलाउ नहीं होता वहाँ से बाहर जाना, इन्हें फार्म पे काम करना होता है और जो है इन रिटर्न जो है वर अलाउड टू फार्म वर्क ऑन फार्म इन द मैनर इन रिटर्न फॉर वर्क। लॉर्ड्स वर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द सर्व्स, और लॉर्ड्स क्या करते थे? सर्व्स को प्रोटेक्ट करते थे। तो इसने बंद कर दिया मनोरियल सिस्टम। मनोरियल सिस्टम के जो ड्यूज थे, जो ये सेल्फ जो थे ना, ये स्लेव जो थे, जो ये मनोरियल सिस्टम में काम करते थे, इनको जो कुछ पैसे पे करने थे बड़े बड़े लोगों को, वो जितने ड्यूज वगैरह थे वो सब माफ कर देते हैं नेपोलियन। तो काफ़ी अच्छे काम नेपोलियन ने करे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सब लोगों को नेपोलियन के काम पसंद है, नहीं। एवरीवन डिड नॉट हैव सेम रिस्पॉन्स। जैसे कि ब्रुसेल्स में, मेल्स में, मिलान में, वार्सो में, होलैंड में, स्विट्जरलैंड में, ये वो जगह है जहाँ पे नेपोलियन जाके हड़प चुका था इनको, ठीक है। इन स्टार्टिंग पीपल इन्वाइटेड फ्रेंच सोल्जर बट लेटर ऑन दे वांटेड पॉलिटिकल फ्रीडम विच नेपोलियन डिडंट गिव। शुरू में तो लोगों को अच्छा लगा यार नेपोलियन अच्छे काम कर रहा है, बट नेपोलियन ने 3 कमियां लगा रखी थी अपने सिस्टम पे। उस बेसिस पे लोग उसको नापसंद करना शुरू कर देते हैं। क्या सबसे बड़े नेपोलियन के ड्रॉबैक्स थे? सबसे पहले इंक्रीज टैक्सेशन। इसने लोगों पे टैक्सेस बहुत लगाए। फ्रांस के अंदर भी जो जगह हड़पी थी वहाँ पे भी टैक्स क्यों लगाता था? वो जो इसके दिमाग में फितूर चढ़ा था ना कि भैया पूरे यूरोप को कब्जाना है, तो कब्जाने के लिए वॉर करना, वॉर करने के लिए पैसे चाहिए, तो ये लोगों से टैक्सेस लेता था। भाई लोगों को पैसा देना किसे पसंद है? चाहे तुम कितनी ही सहूलियतें दे दो, पैसा लूटोगे हमारे, तो हम खुश थोड़ी रहेंगे। तो इंक्रीज टैक्सेशन की वजह से लोग खुश नहीं थे नेपोलियन से। नेक्स्ट सेंसरशिप। भाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में ना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन करा था, तो उनकी राजा से सबसे बड़ी ये डिमांड थी कि भाई सेंसरशिप हटाओ। ऐसा नहीं कि जो हम चाहे हम कह ही ना पाए सोसाइटी में, और इसने सेंसरशिप लगा दी कि नेपोलियन के खिलाफ कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तुम नेपोलियन के खिलाफ बुक लिखना, गाने लिखना, गीत पेश करना, ना भाई ना, कुछ नहीं कर सकते तुम इसके खिलाफ। एंड फोर्सफुली ये जो है लोगों को आर्मी में भर्ती कराता था और वॉर लड़ने अपने साथ ले जाया करता था। तो जिसका मन ना भी हो आर्मी में जाने का कि लड़ने के लिए, इसको तो फितूर था पूरा यूरोप कब जाना है, इसको तो वॉर लड़ने में बहुत मजा आता था। कभी कभी वॉर चल रहा है, वॉर चल रहा है, जबरदस्ती लोगों को ये वॉर करने के लिए घर से उठाया, चलो आर्मी में भर्ती हो जाओ, तो ऐसे करता था। तो इस वजह से लोग नेपोलियन के रूल से खुश नहीं थे। तो ऑल ये 3 कमियां थी। इस 3 कमियों में जो ये इसने भैया फ्यूडलिज्म हटा दिया, सेल्फडम को फ्री कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इक्वालिटी बिफोर लॉ दे दी, राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन दे दिया, ये सारी जो है अच्छाइयाँ इसकी ये 3 कमियों पे भारी पड़ गई, ठीक है। ये उल्टा कह दिया मैंने, समझ जाओ। तो इस पे इसकी प्रॉब्लम हो गई। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो कुछ अच्छाइयाँ करी ये 3 वजह से ये डूब गया, इसको लोगों ने पसंद करना बंद कर दिया, ठीक है। अब नेपोलियन को जरा स्टॉप करते हैं, वापस आऊंगी इसलिए याद रखना। अभी हम आ गए हैं नेपोलियन के 1804 तक का हमने पढ़ लिया, और ये 1804 के बाद ये कहाँ की वॉर करने गया हुआ है, इधर उधर घूमता रहता था फ्रेंच आर्मी लेके, कभी भैया एक एम्पायर से लड़ रहा है, कभी दूसरे राज्य से लड़ रहा है। क्यों? इसे सबको हरा के यूरोप हथियाना था पूरा। हत्या पाया या नहीं वो अभी रुक के पढ़ेंगे, वॉर लड़ने गया है। हम आते हैं टॉपिक नंबर 2 पे, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। फ्रांस तो पढ़ ही रहे हैं ना, इन सब तक पढ़े हैं, थोड़ी बाकी जगहों की भी सैर कराते हैं। तो अब हम बाकी जगहों के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमें सिंपल बता रखा है कि देखो जो पूरा यूरोप था ना,
वो ऐसा नहीं था जो आज के समय का आप देख रहे हो भाई। बहुत अलग अलग तरीके से ना यूरोप डिवाइडेड था बिटवीन किंगडम, डचीज एंड कैंटन्स। कुछ किंगडम मतलब बड़े बड़े राज्य, फिर कुछ कैंटन्स होते थे छोटे छोटे राजघराने, फिर कुछ डचीज होते थे जिनके ड्यूक होते थे। तो पूरा का पूरा जो यूरोप था वो अलग अलग राजाओं के बीच में बटा हुआ था कि एक राजा उस पर इतनी सी जगह, एक राजा उस पर बहुत बड़ी जगह, एक राजा उस पर बहुत बड़ी जगह है। तो हर जगह छोटे मोटे इधर उधर राजा भरे पड़े थे। अब ऐसी जगह पे जहाँ पे हर राजा अलग अलग रूल कर रहा है, लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आएगी। इनफैक्ट जब राजा जिस एरिया में रूल करता था वहाँ पे अलग अलग लैंग्वेजेस के लोग रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर लोग फॉलो कर रहे हैं। अब मैंने क्या कहा, नेशन स्टेट बनाने के लिए, नेशनलिज्म की फीलिंग के लिए सेम कल्चर सेम आइडेंटिटी चाहिए। अब मैं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, तुम बोल रहे हो जर्मन में, हमारे मन में कहाँ से फीलिंग आएगी एक नेशन बना लो, नहीं ना। तो बट ऐसा हुआ, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के मन में भी फीलिंग आई कि नहीं भैया हम अपना नेशन बनाते हैं। तो वो सब कैसे हुआ था ये आप जानोगे इसी चैप्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एग्जांपल दे रखा है कि यूरोप में कितने सारे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में राजा बटे हुए थे, और जो राजघराने थे वहाँ कितने डिफरेंट टाइप के लोग रहते थे कि एक किंगडम में अलग अलग प्रकार के लोग रह रहे हैं। वो आपको एग्जाम्पल दिया है हैब्सबर्ग एम्पायर से, जो रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी पे। आज के समय पे ऑस्ट्रिया और हंगरी ये दो एक बड़े बड़े अलग देश हैं। उस ज़माने में ये ऑस्ट्रिया और हंगरी दोनों के ऊपर हैब्सबर्ग एम्पायर रूल करता था। तो इनका राजा तो एक ही है, हैब्सबर्ग एम्पायर का जो राजा है, और ये लोग बहुत अलग अलग टाइप के थे। तो अब अलग अलग टाइप के लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई ये समझना है आपको। जैसे कि ये हैब्सबर्ग एम्पायर का जो एल्पाइन रीजन था, इसमें कौन कौन सी जगह आती थी, टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड द सुडेनलैंड एज वेल एज बोहेमिया। यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी ज़्यादा थी और ये जर्मन बोलते थे। तो ये कौन कौन सी जगह, ये देखो आप, ये टिरोल आ गया, ये बोहेमिया आ गया आपका, ठीक है। और सुडेनलैंड तो यहाँ नहीं दिख रहा है क्योंकि ऐसे प्रॉपर मैप पुराने ज़माने के नहीं मिलते हैं। तो ये देख सकते हो तुम, ये हंगरी है, ये ऑस्ट्रिया का रीजन है, इसमें ये बोहेमिया दिख रहा है ना तुम्हारे को। तो भाई ये जो है ये सुडेनलैंड है या नहीं, इसमें सुडेनलैंड नहीं दिख रहा मेरे को, ठीक है। तो ये देख सकते हो तुम, इस रीजन के अंदर जो इनका जो है कौन सा रीजन हो गया, ये इनका एल्पाइन रीजन था बेसिकली ये वाला। इस रीजन के अंदर इनके जो लोग थे वो एरिस्टोक्रेट्स थे, अमीर वाले लोग थे, एंड ये बोलते थे जर्मन। नेक्स्ट लोम्बार्डी और वेनेशिया में, लोम्बार्डी का दिख रहा है हमारे को, इसमें लोम्बार्डी है। लोम्बार्डी और वेनेशिया में लोग क्या बोलते थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया में लोग बोलते थे क्या, वो बोला करते थे इटालियन। तो भाई राजा तो इनका एक ही है, कुछ जगह में लोग जर्मन बोल रहे हैं, कुछ जगह में इटालियन बोल रहे हैं। हंगरी की अगर हम बात करें, हंगरी की हाफ ऑफ पॉपुलेशन मेग्यार बोलती थी, जो लैंग्वेज शायद हमको तो इतना पता भी नहीं कौन सी लैंग्वेज है ये। और गलाशिया के अंदर, गलाशिया रीजन ये रहा देखो, गलाशिया, हंगरी में मेग्यार बोल रहे हैं, गलाशिया में लोग बोल रहे हैं पोलिश भाषा। तो भाई क्या चल रहा है ये, हमने तो ये पढ़ा नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए सेम कल्चर सेम आइडेंटिटी होनी चाहिए। यहाँ तो कोई कल्चर सेम नहीं। अब यहाँ के लोगों के मन में कहाँ से फीलिंग आएगी कि राजा को हटाओ और एक देश बनाते हैं अपना। तो ये अभी पता चलेगा कैसे आती है, ठीक है। नेक्स्ट और बता रखा है आपको डिफरेंसेस, अ मास नाउ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल बोहेमियंस एंड द सोल्वाक्स टू द नॉर्थ। डिफरेंसेस थे तो क्या किया जाए, सच डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट अ सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी। यही तो, इतने डिफरेंसेस है, अलग लैंग्वेज अलग कल्चर के लोग हैं, एरिस्टोक्रेसी अलग है, पीजेंट्स अलग है, तो भाई यूनिटी कैसे आएगी। जो ओनली एक इन लोगों के बीच में, ये पूरे के पूरे राजघराने में जो लोग रह रहे थे, इनके बीच में एक ही नाता था कि भाई इनका राजा सेम है, बाकी इनकी लैंग्वेज भी अलग है, इनका कल्चर भी अलग है, अलग फेस्टिवल मनाएंगे, अलग कपड़े पहनेंगे। तो ये कहाँ से इनके मन में आएगा कि भाई अपना अपना देश बनाते हैं। तो वो आप पता चलेगा आपको कहाँ से इनके, कैसे इनके मन में आता है। तो हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया फॉर नेशन स्टेट इमर्ज इन दोज एरियाज जहाँ पे सेम कल्चर सेम आइडेंटिटी नहीं थी। तो अब आपको ये समझना है कि ये नेशनलिज्म की फीलिंग ऐसी जगहों पे, फ्रांस में इमर्ज होना नेशनलिज्म की फीलिंग आसान है। सब फ्रेंच बोल रहे हैं, सब वो खा रहे हैं भैया फ्रेंच फ्राइज, ये लोग फ्रेंच टी पी रहे हैं, अपनी फ्रेंच चोटी मना रहे हैं, जो भी फ्रेंच कर रहे हैं इनके मन में आ गई टर्न। बाकी जगहों पे कैसे आई, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वालों में, ये समझना है। तो उसे समझने के लिए पहले आपको जो है यूरोप की सोसाइटी को पढ़ना पड़ेगा कि यूरोप की सोसाइटी में किस टाइप के लोग थे। तो वैसे यूरोप के अंदर दो टाइप के लोग होते थे, एक अमीर एक गरीब। गरीब वो थे नहीं, उन्हें गरीब बनाया जाता था, जो थे बेचारे फार्मर्स। तो अमीर लोगों में आता था एरिस्टोक्रेसी। जो पूरा का पूरा यूरोप था वो दो लोगों में बटा हुआ था, दो टाइप के लोग होते थे यूरोप में। तो ये टॉपिक है आपका, देयर वर टू टाइप्स ऑफ पीपल इन यूरोप। पूरे यूरोप में दो टाइप के पीपल थे। सबसे पहले एरिस्टोक्रेसी थे, जो माइनॉरिटी में थे, यानी कि कम संख्या में थे बट पावरफुल थे, इन पे ढेर सारा पैसा और ढेर सारा लैंड हुआ करता था। पूरे के पूरे एरिस्टोक्रेटिक क्लास जो थी ना, चाहे वो यूरोप के किसी भी एरिया में हो, फ्रांस की एरिस्टोक्रेसी हो, जर्मन एरिया की एरिस्टोक्रेसी, इटालियन एरिया की हो, या ऑस्ट्रियो हंगरी की एरिस्टोक्रेसी हो, किसी भी एरिया की जो एरिस्टोक्रेसी होती थी उनका रहने का ढंग सेम होता था। क्यों होता था सेम, भाई अमीर है ये, खूब पैसा है इन पे, इतना लैंड है, पीजेंट्स पे अत्याचार कर रहे हैं, पैसा जेबों में भरा हुआ है, हाई टी पे टी पीने जाते हैं, ये फ्रेंच बोलना पसंद करते हैं। ये सारे एरिस्टोक्रेट्स ना फ्रेंच बोलते थे। शादियां भी एरिस्टोक्रेट से ही करते थे। वो ना मूवीज़ में ही दिखाया जाता है और नॉवेल्स के अंदर कि कोई एरिस्टोक्रेट के बड़े से राजा को प्यार हो गया है, पीजेंट की लड़की से, या कोई पीजेंट के लड़के से कोई बड़ी प्रिंसेस को प्यार हो गया। नॉर्मली में कुछ नहीं होता था। एरिस्टोक्रेट ये बहुत
चालू होते थे, बहुत ज़्यादा ऐसे मनी माइंडेड कि हम एरिस्टोक्रेट से ही शादी करेंगे, अपनी ज़मीनें बढ़ाएंगे। तो दो टाइप के लोग होते थे फ्रांस की नहीं, पूरे यूरोप की सोसाइटी में। माइनॉरिटी एरिस्टोक्रेसी, डोमिनेंट क्लास थी, हर जगह इनका सेम कल्चर था। इन पे बड़ी बड़ी ज़मीनें होती थी और शहरों में इनके घर भी होते थे। ऐसा नहीं है कि गाँव में बड़ी बड़ी ज़मीनें थी, शहरों में घर भी रख के बड़े बड़े बंगले रख के बैठे होते थे। ये फ्रेंच बोलते थे। फ्रेंच बोलना मतलब आपका हाई क्लास दिखाता है, फ्रेंच बोल रहे मतलब आप हाई क्लास हो। और ये जो है आपस में एक दूसरे से शादियाँ करते थे। पावरफुल एरिस्टोक्रेसी थी, एरिस्टोक्रेसी बहुत पावरफुल थी बट स्मॉल इन नंबर। जैसे आज ये समय होता है, रिच लोग कितने पावरफुल हैं बट स्मॉल इन नंबर है, गरीब लोग बहुत सारे हैं बट दे डोंट हैव एनी पावर। ऐसे ही यहाँ पे था। दूसरी क्लास कौन सी थी? पुअर क्लास। पुअर क्लास को आप पीजेंट्री क्लास कह सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन यूरोप की पीजेंट्री थी। एंड ये कौन थे? ये थे टेनेंट्स के रूप में वेस्ट यूरोप के अंदर। वेस्ट यूरोप का वेस्ट हिस्से में ये टेनेंट्स थे, यानी कि किराए पे खेतों पे काम करते थे, लैंड ओनर्स के। और जो है सेंट्रल और ईस्ट यूरोप में इन पे छोटी छोटी अपनी अपनी जो है एस्टेट्स के ऊपर ये सर्फडम दिया करते थे। सर्फडम मतलब वही स्लेवरी बॉन्डेड लेबर थे, यहाँ तो और बुरे हाल थे। ठीक है, तो ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में वास्ट एस्टेट्स थी विच वर कल्टिवेटेड बाय सर्फ्स। ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप में ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग एम्पायर भी आता है। तो यहाँ पे तो पीजेंट्स को टेनेंट्स के रूप में भी नहीं रखा गया था, इनसे सर्फडम कराया जाता था। तो अब ऐसी सिचुएशन में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई? हु ब्रॉट द नेशनलिज्म? तो भाई मिडिल क्लास नेशनलिज्म लाई। अब ये एक समय आता है हमारे यूरोप के अंदर, हमारा नहीं, हमारा तो एशिया है। यूरोप के अंदर एक समय आता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज लगनी शुरू होती है। और जो कुछ फार्मर्स थे वो भैया एरिस्टोक्रेसी तो बैठे, उन्होंने थोड़ी काम करना है। कोई जो फार्मर्स कुछ थे उन्होंने खेतों को छोड़ के इंडस्ट्रियों में, फैक्ट्रियों में काम करना शुरू करा। अब फैक्ट्री में काम करा तो वेजेस मिली, पैसे मिले, पैसे आए तो भाई पावर आती है पैसा आने से। तो एक मिडिल क्लास इमर्ज हो गई। पैसे आए तो उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, कोई डॉक्टर बना, कोई टीचर बना, कोई लॉयर बना। तो एक नई क्लास इमर्ज हो जाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन आने की वजह से फ्रांस के अंदर और यूरोप के अंदर। बार बार फ्रांस बोलती रहती हूँ, जो पूरे यूरोप के अंदर जिसे कहा जाता है मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास पढ़े लिखे थे, फार्मर तो डरते थे, अनपढ़े बेचारे क्या करें, सर्फडम बना रखे हैं, उन पे तो अत्याचार करा जा रहा है एरिस्टोक्रेसी। तो ये मिडिल क्लास ही थी जिसके मन में फीलिंग आई कि भाई हमें आज़ादी चाहिए, हमें राजा का रूल नहीं चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए। तो जितने भी मिडिल क्लास आए, नो मैटर वो कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, नो मैटर उनका क्या कल्चर आइडेंटिटी है, उन सबको था भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमें अब फ्रीडम चाहिए। तो इट वॉज अमंग द एजुकेटेड मिडिल क्लास। एजुकेटेड मिडिल क्लास को लिबरल क्लास भी कहा जाता है। और उन्होंने जो है एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ जो है मूवमेंट्स लॉन्च करे और उन्होंने जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को फिर आगे चल के बढ़ावा दिया। सो अब हम पढ़ेंगे हमारे जो है एजुकेटेड मिडिल क्लास, जो एक नई क्लास इमर्ज हुई थी, उनके आइडियाज़ के बारे में। तो इन्होंने दो आइडियाज़ निकाले थे, वो था लिबरलिज्म। मैंने तो आपको पढ़ा दिया, बट बुक की लाइन के हिसाब से देख लो कि मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुआ, कैसे उनके मन में आया कि भाई एरिस्टोक्रेसी राजा लोग जो है ये रूल है ये एंड करो, हमें चाहिए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। ठीक है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड के अंदर तो सेकंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में शुरू हो जाती है, बट फ्रांस में और जर्मन स्टेट्स के अंदर ये 19th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी मतलब आप मान लो 1800 का जो पीरियड हो ना, 1800 से 1900 का 19th सेंचुरी मतलब ये होता है। और जैसे अब हम 20th सेंचुरी मतलब क्या है, 1900 से 2000 का पीरियड मान लो आप। ठीक है, और 21st सेंचुरी क्या हुआ, 21st सेंचुरी ये हो गया हमारा 2000 वाला पीरियड। ठीक है, तो 19th सेंचुरी मतलब 1800 वाली जो टाइमलाइन है। तो 1800 वाला जो दौर था तब जर्मन में और फ्रांस वाली जगहों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। इंग्लैंड का इन्होंने तो और पहले कर लिया था। तो जब वर्किंग क्लास बनी एक, जब लोगों ने जाके इंडस्ट्री में क्या फैक्ट्री लगेगी, सो व्हेन जो है लोगों ने जाके फैक्ट्री में काम करा तो न्यू सोशल ग्रुप केम इन टू बीइंग अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन। इनमें थे मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड प्रोफेशनल्स। अब कुछ पे पैसा है, अपनी अपनी इंडस्ट्रीज किसी ने लगाई, वो भी मिडिल क्लास में आए। बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स एंड उन पे काम करने वाले लोग, ये सब आए मिडिल क्लास में। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें, दीज ग्रुप्स पर स्मॉलर इन नंबर। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, ये जो फ्रांस है वो वेस्ट यूरोप में आते हैं। सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी में थे जो थे लिबरल मिडिल क्लास। एंड यहाँ पे जो है काफ़ी धीरे धीरे लिबरल मिडिल क्लास की जो ये क्लास है ये इमर्ज होती है। इट वॉज अमंग द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एवोल्यूशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गेन पॉपुलैरिटी। तो ये जो ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग एम्पायर, मैंने अभी आपको पढ़ाया, अल्पाइन रीजन, टिरोल रीजन, बोहेमियन रीजन, ये रीजन, वो रीजन, ये लैंग्वेज, वो लैंग्वेज। अब वो इतने अलग अलग लैंग्वेजेस के लोगों में कब आया मन में कि अपना नेशन बनाते हैं, तो वो आया था वहाँ के मिडिल क्लास के मन में। पैसे ने उन सब लोगों को इकट्ठा करा कि भाई हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम नहीं, हम इतनी मेहनत करके सब कुछ कर रहे हैं, ये एरिस्टोक्रेट फ्री फंड में मजे ले रहे हैं, इतनी मजे से बैठे हुए अपनी ज़मीनों पे, हमें ये क्लैरिकल प्रिविलेजेस, ये एरिस्टोक्रेसी को जो प्रिविलेजेस मिल रखे हैं इन्हें एंड करना है और हमें एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी चाहिए। ठीक है, तो व्हाट डिड लिबरलिज्म स्टूड फॉर। अब ये मिडिल क्लास को लिबरल मिडिल क्लास क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिबरलिज्म की डिमांड करी थी। लिबरलिज्म मतलब होता है फ्रीडम की, इन्होंने डिमांड करी थी। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। तो अर्ली 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में क्या चल रहा था, लिबरलिज्म की डिमांड चल रही थी।
लिबरलिज्म डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है लिबर, मतलब लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, लिबर मतलब होता है फ्री। इन्होंने क्या कहा, भाई हमें फ्री करो, हमें फ्री करो राजा के रूल से, हमें फ्री करो एरिस्टोक्रेसी की जो है हमें सेवा करते रहते हैं इनकी सब चीज़ों से। फॉर द मिडिल क्लास लिबरलिज्म स्टूड फॉर फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि फ्रीडम हो इंडिविजुअल के पास, जो मर्जी वो कर सकते हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब लोग लॉ के लिए इक्वल हो। इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें नेपोलियन फ्रांस में लगा ही चुका था, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्यूडलिज्म हटा दिया, ये सब कर दिया, बट बाकी जगहों पे तो नहीं हुआ था ना, तो वहाँ पे लिबरल मिडिल क्लास लेकर आते हैं। अब ये जो लिबरल मिडिल क्लास थे, ये दो टाइप का लिबरलिज्म डिमांड करते थे, दो टाइप के फ्रीडम डिमांड करते थे, एक पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म। सो फर्स्ट वी विल स्टडी पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होता है। तो एग्जाम में ये ना अलग अलग नोट्स में आएगा, एक्सप्लेन व्हाट इज पॉलिटिकल लिबरलिज्म एंड इकोनॉमिक लिबरलिज्म में अलग क्वेश्चन आएगा। तो अगर पॉलिटिकल लिबरलिज्म की बात करें तो इट एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसर्न, यानी कि डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट हो, राजा का रूल हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए गवर्नमेंट हो, हम जाके इलेक्शन पार्टिसिपेट करें, कैंडिडेट्स, हम इलेक्शन में उनको वोट डालें, वो जीते, हमारी को चलाए सरकार, तो उन्हें चाहिए थी गवर्नमेंट बाय कंसर्न। लिबरल मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोगों ने ये डिमांड करा। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन लिबरलिज्म स्टूड फॉर एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ये जो एरिस्टोक्रेट्स हैं उनको जो ज़मीनें दे रखी हैं, वो मज़े में बैठे हुए हैं, क्लेरिकल प्रिविलेजेस, जो चर्च को टैक्सेस जाते थे, जो इतनी प्रिविलेजेस उन्हें मिलती थी, वो सब ये चाहते थे एंड हो जाए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए थी लिबरल मिडिल क्लास को पॉलिटिकल लिबरलिज्म में, एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, जो आज के ज़माने में हमारा इंडिया का सिस्टम है, पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम मतलब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। नाउ ये इलेक्शन होंगे, अभी आप देखोगे बीजेपी के इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, वो बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव है, कांग्रेस के हैं, जो भी हमारे यूनियंस बन रहे हैं, जो भी हमारा अलायंस बन रहा है, जो भी हमारी पार्टीज हैं, सबके अपने अपने कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े करे हैं। हमें जो पसंद होगा हम उन्हें वोट डालेंगे, वो फिर जनता उनको चुनेगी और वो हमारे लिए आगे काम करेंगे। जैसे मोदी जी को हमने रिसेंट 2 इलेक्शंस में जितवाया, हम उनकी जो है पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं, जो हमारे कंट्री के लिए कर रहे हैं हमें पसंद करते हैं हम उसको, तो हमने उनको अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया। सो हमने जैसे हमने बीजेपी को वोट डाला, अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, मोदी जी को वो हमारे प्राइम मिनिस्टर बनाया, ही इज टेकिंग डिसीजंस फॉर अस। तो ऐसा सिस्टम हो कि रिप्रेजेंटेटिव को हम खुद चूज कर पाए। 19th सेंचुरी में लिबरल्स ऑल्सो स्ट्रेस्ड ऑन द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखना अलाउड हो। भाई फ्रांस में तो हो गया था, तुम कहोगे दीदी ये सब तो वो तो नेपोलियन ने दिया था ना। फ्रांस के अलावा भी तो इतना बड़ा यूरोप है, ये चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप है, नेशनलिज्म इन फ्रांस नहीं है। तो बाकी जगहों पे कि लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का हक हो। अब वरना प्राइवेट प्रॉपर्टी सिर्फ किंग रख सकता था अपने पास, एरिस्टोक्रेट्स रख सकते थे, नाइट्स रख सकते थे। अब मिडिल क्लास कह रहा है, पीजेंट्स पे तो था ही नहीं पैसा, वो कहाँ से जमीनें खरीदे। अब मिडिल क्लास से तो पैसा आ गया ना, वो कह रहा है भाई हमें तो प्राइवेट प्रॉपर्टी चाहिए, तो हमें कैसे है अलाउड करो हमारे को। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, कि सब लोग इक्वल हो, बट इक्वालिटी बिफोर लॉ डिड नॉट मीन इक्वालिटी इन राइट टू वोट। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। इवन नेपोलियन ने भी जब कहा था ना सब लोग इक्वल है, इक्वालिटी बिफोर लॉ है, तो उसने भी वोटिंग राइट सबको नहीं दिए थे। औरतों को तो कभी इनके समान में यूरोप में तो कभी वोटिंग राइट्स मिले ही नहीं। इतने जो है स्ट्रगल्स करने के बाद वोटिंग राइट्स मिलते हैं, वो तो तुम अपने सिलेबस में पढ़ने भी नहीं वाले हो कब मिले औरतों को वोटिंग राइट्स। एंड इवन वो आदमी जो मैन होते थे जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, नेपोलियन ने उनको राइट टू वोट नहीं दिया था। तो भाई जिन पे प्रॉपर्टी नहीं है वो तो पीजेंट्स में आ जाते थे, जिन पे प्रॉपर्टी है वो तो वही एरिस्टोक्रेट्स और बड़े बड़े अमीर लोग, तो अमीर लोगों को ही राइट टू वोट मिला था। तो इसलिए लिबरल मिडिल क्लास ने कहा कि भाई जो है राइट टू वोट सबको मिलना चाहिए। ये नहीं कि जिस पे प्रॉपर्टी नहीं है आप उसे राइट टू वोट ना दो। सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के अंदर जब जैकोबिन क्लब का रूल रहा था तब मैन विदाउट प्रॉपर्टी को राइट टू वोट मिला था, औरतों को तो उन्होंने भी नहीं दिया था। तो इन्होंने क्या मांगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ भी एंड राइट टू वोट भी, कि जो भी आदमी है उस पर प्रॉपर्टी हो या ना हो और वो अडल्ट हो चुका है, 18+ है, तो उसे राइट टू वोट मिले, ये इनकी डिमांड्स थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको राइट टू वोट के बारे में बता रखा है कि नेपोलियन ने भी राइट टू वोट औरतों को नहीं दिया था और ना ही उसने बिना प्रॉपर्टी के लोगों को दिया था। तो थ्रू आउट द 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी जिन लोगों को राइट टू वोट नहीं मिलता था उन्होंने भी बहुत प्रोटेस्ट करे थे वोटिंग राइट्स मानने के लिए, ठीक है। चलो अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, इकोनॉमिक लिबरलिज्म। इकोनॉमिक लिबरलिज्म में इन्होंने क्या मांगा, इकोनॉमी के सिस्टम मांगेंगे, डिमांड करेंगे। इन्होंने मांगा फ्रीडम ऑफ मार्केट। मार्केट का फ्रीडम मतलब ये सिर्फ राजा की मर्जी से ट्रेड ना कर पाए, अपनी मर्जी से ट्रेड कर पाए। एबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शंस, जो राजा होता था, जो स्टेट होती थी, वो बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। जैसे अभी हमारे इंडिया में बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप इतना ही इंपोर्ट कर पाओगे, इतना ही एक्सपोर्ट कर पाओगे, हमारी गवर्नमेंट लगाती है। बट ये राजा बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे, तुम ये सामान वहाँ नहीं बेच सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो बेचारा जो ये फैक्ट्री वाले जो प्रोडक्ट्स बनाए वो कहाँ बेचे, बिजनेसमैन पर्चेंट्स क्या करे। तो उन्होंने कहा भाई ये जो इतने रिस्ट्रिक्शन तुम लगाते हो वो हटाओ ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और बहुत बड़ी डिमांड थी हमारे मिडिल क्लास की, वो थी जो है जो इतनी ड्यूटीज़ वगैरह थी उनको हटाने की। तो ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी दिस वाज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ इमर्जिंग मिडिल क्लास। इमर्जिंग मिडिल क्लास की एक बहुत बड़ी डिमांड थी। कौन सी दो, मार्केट जो है वो फ्री हो जाए और अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। अब इसमें आपको एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल पढ़ना है ज़ोल्वरीन के फॉर्मेशन का। ज़ोल्वरीन क्यों फॉर्म हुआ, एक ज़ोल्वरीन एक ट्रेड यूनियन थी, वो क्यों बना, ये आपको जानने के लिए पूरी कहानी जाननी पड़ेगी।
तो इन जर्मन स्पीकिंग एरियाज जो नेपोलियन ने क्रिएट करे थे, मैंने बताया था ना नेपोलियन को फितूर था, कब्जा करता रहता था जा जाके अलग अलग जगहों पे, तो नेपोलियन ने कुछ जर्मन स्पीकिंग एरियाज को कब्जा कर रखा था, ठीक है, और उसको जो है अलग 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 हिस्सों में बांट रखा था। इसको कहा जाता है नेपोलियन की 39 स्टेट्स। तो 39 स्टेट्स थी जहाँ पे जर्मन लोग बोलते थे, तो भाई एक ही स्टेट रख दे, 39 हिस्सों में क्यों बांट रहा है उसको, तो इसने उसको 39 हिस्सों में बांट रखा था, ठीक है। ईच ऑफ दीज पोसेस देयर ओन करेंसी, यानी कि तुम मानो कि इंडिया के जितने शहर है उसके अंदर अलग करेंसी चल रही है, अलग जो है मतलब मानो नोट चल रहे हैं, तो क्या होगा भैया, पागल बन जाएगा इंसान का। मेरठ से दिल्ली जाना होगा, दिल्ली से जो है आप मानो शिमला जाना होगा, नोट ही बदलवाते रहेंगे हम तो इधर उधर चलाने के लिए। तो यही दिक्कत थी ये जर्मन कॉन्फेडरेशन के अंदर जो नेपोलियन ने बनाई। 39 जो है इसने टुकड़े कर दिए उसके, और इन 39 में अलग अलग करेंसी थी, और सिर्फ करेंसी अलग नहीं थी, वेट भी अलग अलग था। 1 किलो की वैल्यू एक जगह कहीं और होगी, दूसरी जगह कहीं और होगी, और मेजर्स भी अलग अलग थे। तो अगर कोई ट्रेडर, ऐसे कहावत है, कहा जाता था कि अगर कोई ट्रेडर 1833 में हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग अगर जा रहा है, इस शहर से इस शहर में जा रहा है, तो बीच में उसे 11 बार कस्टम ड्यूटीज पे करनी, 11 बार इसको रोक दिया जाएगा, कस्टम टैक्स दो भाई। जैसे अमेरिका से कुछ सामान मंगाते हो, यूरोप से मंगाते हो, इंपोर्ट करा के, तो तब कस्टम ड्यूटी देते हो ना, तो बाहर के देशों से आ रहा है, इसलिए यहाँ भैया ये एक शहर से दूसरे शहर में कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, और वो होती थी लगभग 5% एट ईच वन ऑफ देम। तो लुट गया बेचारा मर्चेंट। उसके बाद जो वेट और मेजर होते थे वो भी भाई साहब अलग ही होते थे। जैसे अगर मेजरमेंट कपड़े का करना हो तो 1L एक यूनिट थी जिसमें कपड़ा नापा जाता था यूरोप में, वो हर रीजन में अलग था। जैसे कि फ्रैंकफर्ट के अंदर आपको 1L में 54.7 कपड़ा मिलेगा, और मेन्स में 55.1 मिलेगा, न्यूरेमबर्ग में 56 मिलेगा, और फ्रेडबर्ग में 53 मिलेगा। तो इनका कन्वर्जन्स करना बहुत ही खतरनाक ही ज़्यादा पेचीदा कर रखा था इन्होंने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को। तो ये जितने भी ये मैंने शहरों के नाम पढ़े हैं अलग अलग जगहों के, ये सब जर्मन कॉन्फेडरेशन में आ रहे थे नेपोलियन के। तो लोग परेशान हो गए, भाई हम कस्टम ड्यूटी देते रहे, वेट मेजर ही देखते रहे, हम बिजनेस कब करेंगे। तो इसलिए ये सब ऑब्स्टेकल को हटाने के लिए, तो ऑब्स्टेकल्स को हटाने के लिए इन्होंने इकोनॉमिक लिबरलिज्म मांगा। इस न्यू कमर्शियल क्लास ने, यानी कि ये जो मिडिल क्लास नई इमर्ज हुई थी, उन्होंने कहा कि मूवमेंट ऑफ गुड पीपल एंड कैपिटल को आसान बना दो। एंड फिर इन्होंने 1834 में कस्टम यूनियन बनाया। परेशान हो गए थे ना ये बहुत ज़्यादा ये सिस्टम से, तो 1834 में कस्टम यूनियन बना जिसका नाम है ज़ॉल्वरिन। इस पे भी क्वेश्चन 100% आएगा। विद द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट ऑफ जर्मन स्टेट। ये कस्टम यूनियन बना प्रशिया में था, बट बहुत सारी जर्मन स्पीकिंग रीजन्स ने इसको पार्टिसिपेट करा कि अरे हम भी तुम्हारा साथ देंगे इसमें। द यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, टैरिफ बैरियर मतलब जो टैक्स देने पड़े हर एक जगह पे, एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसी फ्रॉम ओवर 30 to 2। तो ये जो 30 करेंसियाँ चल रही थी अलग अलग शहरों में, उससे 2 करेंसी बना दी। द क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क फर्दर स्टिमुलेटेड द मोबिलिटी। इसके थ्रू इन्होंने एक जो है पर्टिकुलर रेलवे नेटवर्क भी बनाया, एंड इस वजह से जो है काफ़ी फॉर्मेशन हुआ अच्छा खासा। तो इससे जो है ज़ॉल्वरिन बनने के बाद लोगों को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। द क्रिएशन ऑफ रेलवे नेटवर्क फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी। फिर गुड्स का, जो भैया आजकल के ज़माने में ट्रेड भी तो पूरी दुनिया चलती है, तो ट्रेड करने के लिए आपको अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क चाहिए, तो अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क करा, और उससे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ा। अब इकोनॉमी अगर अच्छी होगी तो भाई मिडिल क्लास के जेब में पैसा जाएगा, और जब मिडिल क्लास अमीर होगा, मिडिल क्लास पैसे वाला होगा, तो वो अपनी जो डिमांड है ना कि भाई एरिस्टोक्रेसी खत्म करो, राजा का रूल खत्म करो, उसे और जोरों शोरों से लगा सकता है। तो द क्रिएशन ऑफ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बढ़िया अगर इकोनॉमिक इंटरेस्ट को टू नेशनल यूनिफिकेशन। इकोनॉमी बढ़िया होगी तो मतलब नेशनल यूनिफिकेशन जल्दी होगा। अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथेंड द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट ग्रोइंग एट अ टाइम। अब अगर तुम एनसीईआरटी से की लाइन बाई चांस पढ़ लेते तो तुम कहते दीदी पढ़ा आपसे चैप्टर समझ नहीं आया। मैं सब समझाऊंगी कि भाई इकोनॉमिक नेशनलिज्म से नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रांग हुई। क्यों? ये मिडिल क्लास थे जो कह रहे हैं नेशन बनाना है, नेशन बनाना है। अब मिडिल क्लास में पैसा ही नहीं है, गरीब है, तो अपने ही काम में लगा रहेगा ना बेचारा। अब जब पैसा आता है इंसान पे तो पावर आती है। अब जब मिडिल क्लास ने अच्छा खासा ट्रेड करा तो उस पर पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उनके पास पावर आएगी, पावर आएगी तो वो कहेंगे भैया हमें नेशनलिज्म दो, हमें नेशन स्टेट्स बनानी है। तो इस तरीके से यूरोप में जहाँ पे लोगों के सेम कल्चर सेम आइडेंटिटी नहीं थे, उन्होंने नेशनलिज्म की डिमांड करी। अब चलो वापस आते हैं नेपोलियन पे। बहुत फ्रांस का ये नेपोलियन भाई हमारा लड़ने गया हुआ है ना अलग अलग वॉर। तो एक समय था जब ये वॉर लड़ने पहुंच गया 4 खतरनाक लोगों के साथ में। 4 खतरनाक लोग मतलब 4 खतरनाक एम्पायर्स के साथ में। ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, एक और है, ठीक है। इन चारों से लड़ा। क्या लगता है जीतेगा? नहीं जीता भाई, हार गया ये। और जो ये पूरा फ्रांस को कब्जा के बैठा था, फ्रांस भी इसके हाथ से हट जाता है। तो पढ़ते हैं अब नेपोलियन का क्या हशर। ओके, तो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टॉपिक नंबर 2.3, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850 ना। वॉर लड़ने गया हुआ है हमारा नेपोलियन अलग अलग जगहों पे। देखते हैं वॉर में क्या लड़ा इसने, क्या हुआ नेपोलियन के साथ में। तो क्या होता है भाई, 1815 के अंदर नेपोलियन हार जाता है। किससे हार जाता है मैंने आपको बताया। ये देखो, ये 4 पावर्स थी, ये 4 एम्पायर थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया। अब इसके सर पे क्या फतूर था नेपोलियन के कि भैया मुझे पूरा यूरोप कब्जाना है। अब एक दिन लड़ने जब ये पहुंचा वॉर करने के लिए, इसे कहा जाता है बैटल ऑफ वाटरलू। तो ये अकेला यहाँ पे ये हमारा नेपोलियन है, हमारा नहीं है वैसे, फ्रांस वालों का है। ये नेपोलियन है। नेपोलियन लड़ रहा है ब्रिटेन एम्पायर से, रशिया से, प्रूशिया से और ऑस्ट्रिया से।
ये चारों भी इकट्ठे हुए थे नेपोलियन को हराने के लिए, तो ऑब्वियसली ये नेपोलियन को हरा ही देते हैं। और जब ये नेपोलियन को हरा देते हैं तो अब ये क्या थे, ये राजा थे, ये भी राजा है, ये भी राजा है, ये भी राजा है, यहाँ पे भी राजा है। नेपोलियन डिक्टेटर था और इसने राजा का सिस्टम एंड करा था और इसने लोगों को बहुत बेनिफिट्स भी दिए थे। फ्यूडलिज्म हटाया, चर्च के प्रिविलेजेस हटाई, इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया था, इसने काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस भी करे थे। बट अब जब नेपोलियन हार गया था, वो भी इन 4 बड़े बड़े एम्पायर्स के थ्रू, और फ्रांस के ऊपर से उनका डिक्टेटर भी गया था, तो अब क्या आता है, न्यू कंजर्वेटिज्म ऑर्डर। ये कब हारता है नेपोलियन, 1815 में हारता है। 1815 में होती है इसकी ये लड़ाई और इसमें ये हार जाता है। तो अब क्या करें भैया, अब होने वाले थे जो ये पूरे यूरोप में अच्छे दिन चल रहे थे ना इनके, कि ये बड़ा डिमांड कर रहे हैं, फ्रीडम फ्रीडम, नेशनलिज्म चल रहा है, वो अब आ गया वाला था राजा का रूल हर जगह पे बहुत वापस से। कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव मतलब पुराने ज़माने के तौर तरीके वापस आने वाले थे 1815 में। ठीक है, सो लेट्स रीड अबाउट द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। तो जितनी मेहनत करी थी ना बेचारे फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने, सब पे पानी फिर जाता है 1815 के अंदर। तो आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। यूरोपियन गवर्नमेंट मतलब ये जो 4 राजा लोग थे ना बड़े बड़े किंगडम्स के। कंजर्वेटिज्म कौन थे, जो बिलीव करते थे कि भाई ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, यानी कि ये होती है ना भाई, राजा ज़रूर होना चाहिए, मोनार्की के बिना जो है दुनिया नहीं चल सकती है, वो ये मानते थे। जो चर्च है वो ज़रूर होना चाहिए, चर्च को जो प्रिविलेजेस मिलती है वो होनी चाहिए सोसाइटी में, एंड सोशल हायरार्की भी होनी चाहिए सोसाइटी में, ये मानते थे। प्रॉपर्टी और जो फैमिली के जो लॉज थे ना कि यहाँ प्रॉपर्टी यही लोग रख सकते हैं, ये सब वो चीज़ों को ये सपोर्ट करते थे। और अब नेपोलियन के जाने के बाद ये सब लोग वापस आने वाले थे अपना क्रूअल रूल करने के लिए। ठीक है, बट दे डिड नॉट वांट द एग्जैक्टली ओल्ड स्टाइल सिस्टम। ऐसा नहीं था कंजर्वेटिज्म ये जो राजा लोग वापस आने वाले थे सेम टू सेम पिछला जमाने का रूल करने वाले थे, नहीं। इनफैक्ट इन्हें भी पता था कि अगर बिल्कुल पुराने जमाने का कर देंगे तो फिर से लोग हमें मारने पीटने आ जाएंगे। तो इन्होंने कहा हाँ, फ्यूडलिज्म हट जाना चाहिए और जो है कुछ कुछ चीज़ों में हमें चेंज लाना चाहिए जिससे हमें फ़ायदा होगा। और इन्होंने नेपोलियन से एक चीज़ बहुत अच्छे से सीख ली थी ये राजा लोगों ने, अब जब ये कंजर्वेटिज्म लेके दोबारा आए, कि भाई आर्मी को स्ट्रॉन्ग रखने से बहुत फ़ायदा मिलता है राजा को। तो नेपोलियन ने भी आर्मी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा था ना, टैक्सेस वगैरह लगा के, तो इन्होंने भी वही करा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा वियना कांग्रेस हम पढ़ेंगे। वियना कांग्रेस क्या थी भाई, जब ये नेपोलियन हार जाता है ना तो अब फैसला करना था कि भाई फ्रांस का क्या होगा, और जो ये नेपोलियन कब्जा के बैठा था इतनी सारी जगहों को, उनका क्या होगा। अब ये तो चारों इकट्ठे जीते थे, तो देयर वाज अ बिग पिज्जा इन फ्रंट ऑफ देम, उसमें फ्रांस भी था और बहुत सारे और जगहें थी, उसको तुम पिज्जा मान लो। अब उसका बंटवारा होना था पिज्जा का सबके बीच में। 4 राजा बैठे, ऑस्ट्रिया का, रशिया का, प्रूशिया का और ब्रिटेन का, और इन्होंने जो भी कुछ कब्जाया था नेपोलियन ने उसका खुद में बंटवारा करा, और नेपोलियन का नामो निशान हटाना था इनको। तो वो सब करने के लिए ये वियना की कांग्रेस रखते हैं। तो 1815 में रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूरोपियन पावर जैसे कि ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, BRPA, इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हो शॉर्ट फॉर्म में, जिन्होंने नेपोलियन को हरा दिया था, वो वियना में मिलते हैं सेटलमेंट करने के लिए कि अब क्या किया जाए इन सब जगहों का। इस वियना कांग्रेस को होस्ट करा था ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। ये बैठे हैं ना, ये पेंटिंग बनी हुई असली की वियना कांग्रेस की, देखो ये कॉपी किताब लेके बैठे हैं भैया, ये हम हड़पेंगे, ये हम हड़पेंगे। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, नाम याद कर लो, इन्होंने होस्ट करी थी, पार्टी रखी और कहा चलो आओ मेरे यहाँ महल में मेरे, और जो है वहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, दे डिसाइडेड और कि भाई अब आगे क्या करा जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि नेपोलियन के रूल में यूरोप में जो चेंज आए थे, यानी कि नेपोलियन ने जो भले काम करे थे ना, वो सब इन्होंने हटा दिए। और क्या करा वो डिटेल में हम पढ़ते हैं, इस पर आपका लॉन्ग आंसर आएगा आपके एग्जाम के अंदर। तो 5-6 चेंजेस करे थे। नंबर 1 क्या था, द बर्बन डायनेस्टी विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। भाई साहब सारी मेहनत पे पानी फिर दिया जो 9 से पढ़ते हुए आए हैं इन्होंने वियना वालों ने, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जो लुइस 16 को भगाया था, उसकी फैमिली को वापस ले आए, फ्रांस में मोनार्की दोबारा ले आइए। बहुत ही गलत हो गया। ठीक है, और फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन के रूल। और जो फ्रांस ने इतनी सारी टेरिटरीज को हड़पा था, कब्जाया था, हड़पा नहीं कहेंगे, जीता था उन्होंने ड्यूरिंग नेपोलियन रूल, वो सब इन्होंने लूट ली। कहा अब कुछ नहीं है फ्रांस का, फ्रांस यही है, फ्रांस इतना सा जो ये फ्रांस है, और तुम अब जो इतना फ्रेंच रेवोल्यूशन करके जो तुमने उस राज्य को भगाया था, आ जाती है बर्बन डायनेस्टी वापस। ठीक है, अब भाई ये तो हो गया, चलो आगे देखते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वाज सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन। अब फ्रांस ना एक बिल्कुल हाई पॉइंट की तरह था, चुप नहीं बैठते थे भैया फ्रांस के लोग। नया एक रूलर आ सकता था नेपोलियन जैसा, वो हरा देता जो है मोनार्क को और ऐसा कुछ कर देता, तो ये बहुत चालू थे। ये 4 राजा थे, इन्होंने क्या करा, फ्रांस के किनारे पर ना अलग अलग किंगडम सेट कर दिया, जिससे वो सोच भी ना पाए कि हम आगे टेरिटरीज को इंक्रीज करें। जैसे किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को इन्होंने जो है लगा दिया फ्रांस के नॉर्थ पे, विच इंक्लूडेड बेल्जियम, ठीक है, इन द नॉर्थ, एंड जो है जेनुआ वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। और जो फ्रांस के साउथ में जेनुआ जो जगह थी उसे पीडमोंट जो है उसमें ऐड कर दिया। ठीक है जी, तो अब क्या किया जाए, अब फ्रांस के नीचे किसका रूल हो गया, फ्रांस के जो है ऊपर की तरफ किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स के पास बेल्जियम एस्टैब्लिश कर दिया इन्होंने, एंड जो है जेनुआ वाज एडेड टू पीडमोंट इन द साउथ। ठीक है, अब इन्होंने बंटवारे भी करने थे ना बहुत सारे, तो बंटवारा इन्होंने फिर नेक्स्ट करा। प्रूशिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न, ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली।
तो प्रूशिया को भी बहुत सारे न्यू टेरिटरीज मिली वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे, यानी कि यूरोप का जो वेस्ट का हिस्सा है वहाँ पे प्रशिया को काफ़ी सारी टेरिटरीज मिली। और जो ऑस्ट्रिया है उन्हें कंट्रोल मिल गया नॉर्थ इटली का। पहले ये नॉर्थ इटली जो है नेपोलियन ने हड़प लिया था, ठीक है। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, वही 39 स्टेट जहाँ पे वो बहुत सारा करेंसी वगैरह चलती थी ना वो नेपोलियन की, दैट हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड, उनको नहीं इन्होंने छुआ, ठीक है। इन द ईस्ट, अगर हम ईस्ट यूरोप पे है तो रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। अभी आप आगे पोलैंड के लोग भी जब इन पे रशिया वाले कब्जा कर लेते हैं तो उनका भी देखोगे कि वो कैसा रिएक्ट करते हैं। तो रशिया को दे दिया भैया पोलैंड, एंड प्रूशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ सैक्सनी, एक जगह थी सैक्सनी, वहाँ का जगह का रूल दे दिया भैया प्रूशिया को। तो द मेन इंटेंशन इनका क्या था कि जो कुछ भी जो है इन्होंने मोनार्की वगैरह जो जहाँ जहाँ से भी गई थी इन्हें मोनार्की को रिस्टोर करना था, एंड जो कुछ भी नेपोलियन ने करा था वो सब हटा के एक न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर लाना था कि ये जो बहुत तुम बन रहे हो ना अपने आप को मोनार्क नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन लाओगे, अब बताओ अब आ रहे हैं सारे राजा वापस, ऐसा इन्होंने कर दिया था, ठीक है। अब ड्रॉबैक्स ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या था? ऑब्वियसली बहुत ही ड्रॉबैक था, अच्छा क्या होगा कंजर्वेटिज्म में, बट फिर भी पढ़ लो। दे वर वेरी ऑटोक्रेटिक, राजा ऑटोक्रेटिक थे, अपनी ऑटोक्रेटिक मतलब अपनी मर्जी करेंगे, सुनने वाले सामने लेके सुनेंगे नहीं वो। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म, इन्होंने भी सेंसरशिप लगा रखी थी, ये अपने खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते थे। इनफैक्ट इन्होंने क्या करा कि कोई भी एक्टिविटी जो गवर्नमेंट के खिलाफ है वो अब नहीं कर सकते तुम, कि सभा बना के मीटिंग कर रहे हो कि राजा के खिलाफ जाके देखो बेन क्लब बनाने की सोच रहे हो, ये सब अब अलाउड नहीं है। इम्पोज सेंसरशिप लॉस टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर, ये राजाओं ने क्या करा, सेंसरशिप लगा दी। न्यूज़पेपर में तुम हमारे खिलाफ नहीं लिख सकते, बच्चों की बुक में, प्लेज में, सॉन्ग्स में, हर जगह पे ये लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया लगाने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। और अब क्या हो गया, मेमोरी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, बट जो लिबरल मिडिल क्लास के लोग थे वो क्या, वो अपने पुराने दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की याद करते थे, सोचते थे अरे कोई नहीं, तब भी तो राजा था ना, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लोग लड़े थे, कोई नहीं अब फिर से आ गए हैं राजा, हम फिर से जीतेंगे। तो लोगों ने हार नहीं मानी थी। वन ऑफ द मेजर इशू टेकन बाय द लिबरल नेशनलिज्म वाज टू क्रिटिसाइज द न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर वाज द फ्रीडम ऑफ प्रेस। सबसे ज्यादा दिक्कत लिबरल्स को किस वजह से हुई थी कंजर्वेटिज्म की, उन्होंने क्या कहा कंजर्वेटिज्म के खिलाफ जाने के लिए, उन्होंने कहा फ्रीडम ऑफ प्रेस दो भाई हमें, ऐसा ठीक है भाई तुम लगा लो अपना ऑटोक्रेटिक रूल, बट हमें सेंसरशिप हटाओ, हम जो चाहे हम बोल पाए। और उन्हें पता है कि अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस मिल गया तो फिर तो वो लोगों को इंस्पायर कर देंगे, लोग उतर जाएंगे सड़कों पे, इन्हें भगा देंगे। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस की बहुत डिमांड करी लिबरल्स ने, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, द रेवोल्यूशनरीज। अब ऐसा मत सोचो कि मोनार्की आ गई तो आम जनता चुप होकर बैठ जाएगी, लिबरल मिडिल क्लास चुप होकर बैठ जाएंगे, नहीं, उन्होंने रेवोल्यूशंस करे, वो चुप नहीं हुए, ठीक है। तो इन ईयर 1815 मेनी रेवोल्यूशनरीज वेंट अंडरग्राउंड, तो उन्होंने रेवोल्यूशन तो करा बट अंडरग्राउंड होकर करा। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ पे जब ब्रिटिशर्स का जमाना था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हमारे पे, तो हमारे यहाँ भी बहुत अंडरग्राउंड काम चलता था जिससे कि हम उनको फाइट कर पाए। तो मैनी सीक्रेट सोसाइटीज अंडरग्राउंड हो गई और बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनी जिन्होंने कंजर्वेटिज्म ऑर्डर को अलग अलग तरीकों से लड़ा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गुसिसिपी मजीनी के बारे में पढ़ो, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में इनके बारे में। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, ये इटली, जहाँ पे इटली नहीं था उस ज़माने में, जहाँ पे इटालियन बोला जाता था ना, वहाँ उस एरिया के ये थे। इनका नाम था गुसिसिपी मजीनी, ये पैदा कहाँ हुए थे, जेनुआ में हुए थे। एंड ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनारी एट अ वेरी यंग एज। जब ये छोटे थे ना तो एक इनके यहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी थी कार्बोनारी, वहाँ जाके इन्होंने वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करा। फिर जब ये 24 के थे तो इनको एग्जाइल भेज दिया जाता है, यानी कि इनको देश निकाला कर देते हैं 1831 में, क्योंकि इन्होंने एक रेवोल्यूशन करा था एक जगह पे लिगेरिया में, ठीक है। और इन्होंने जो है क्या करा फिर, अब जब इनको देश निकाला कर दिया था तो इन्होंने तब भी अंडरग्राउंड होकर 2 सीक्रेट सोसाइटी अब खुद की बनाई। अब बड़े हो गए थे ना, पहला यंग इटली इन मार्सिलीज और दूसरा यंग यूरोप इन बर्न। मार्सिलीज भी एक शहर का नाम है, बर्न भी एक शहर का नाम है। तो अपने देश से तो निकाल दिया तो अलग अलग जगहों पे जाके इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी बनाई। एंड इनको ज्वाइन किसने करा, पोलैंड के, फ्रांस के, इटली के और जर्मन स्टेट्स के लोग इनकी सोसाइटी में है। क्यों, क्योंकि अभी छुप के चल रहे थे भाई, राजा को पता चल गया हम सीक्रेट, अगर हम आंदोलन करने की सोच रहे हैं तो वो हमें मार देंगे, तो सीक्रेटली काम करने शुरू करते हैं। मजीनी जो थे, ये गुसिसिपी मजीनी, ये सोचते थे कि गॉड वांट नेशन स्टेट, तो नेशन स्टेट बनना नेचुरल है। जैसे फ्रेडरिक सॉरे ने फोटो में ऊपर जीसस क्राइस्ट दिखाते कि गॉड चाहते हैं मोनार्की अब दुनिया में से खत्म हो, तो ही ऑल्सो सेड दैट गॉड चाहते हैं कि भाई नेशन स्टेट बने। तो इस इनकी ये सीक्रेट सोसाइटी के मॉडल को देख के भाई जर्मनी में भी बहुत सीक्रेट सोसाइटी बनी, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी, पोलैंड में भी लोग छुप के फिर भैया प्लानिंग कर रहे हैं ऑटोक्रेट्स रूलर के खिलाफ जाने की। अब कंजर्वेटिज्म जो थे ना वो डरते थे मजीनी से, क्योंकि उन्हें पता था ये छुप के कुछ ना कुछ जरूर करेगा। इनफैक्ट ड्यूक मेटरनिच जिसने वियना कांग्रेस रखवाई थी, ऑस्ट्रियन चांसलर, वो मजीनी को कहते थे द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो ये याद रखना, डरते थे ये गुसिसिपी मजीनी से। तो चलो देखते हैं आगे क्या करते हैं हमारे रेवोल्यूशनरीज। 1830 से 1848 के बीच में पूरे यूरोप में अलग अलग जगह आंदोलन चल रहे थे। लिबरल मिडिल क्लास चुप होकर नहीं बैठने वाला था, उन्हें ये राजा के रूल के अंडर नहीं रहना था जो इतना ज़्यादा ऑटोक्रेटिक रूल करते थे। तो एक के बाद एक रेवोल्यूशन होने शुरू हो जाते हैं। तो यहीं लिखा है एज कंजर्वेटिज्म इंक्रीज मेनी रीजन ऑफ यूरोप में, इटालियन, जर्मन, ओटोमन एम्पायर, आयरलैंड, पोलैंड, हर जगह लोगों ने रेवोल्यूशन करने शुरू करे। रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कौन करते थे, एलाइट लोग,
प्रोफेसर, स्कूल के टीचर, क्लर्क, मेंबर ऑफ कमर्शियल मिडिल क्लास, वो आ रहे थे। देखो पीजेंट्स का यहाँ कहीं नाम नहीं लिखा है। जो बेचारे पीजेंट थे वो वहीं फार्म पे अपना काम करे जा रहे हैं। उनको तो तब भी यही है भैया, उनको तो एरिस्टोक्रेट्स के नीचे दब के रहना ही था। ये लिबरल मिडिल क्लास वाले थे जिन्होंने ये कहा कि भाई हमें नहीं चाहिए ऐसा सिस्टम, हमें देश बनाना है, कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो अब सबसे पहले तुम खुद सोचो कि फिर से अगर राजा के खिलाफ जाना है तो शुरुआत कहाँ से होगी? यस, फ्रांस से होगी। फ्रांस वाले चुप नहीं बैठते थे ये। तो फ्रांस में होता है जुलाई रेवोल्यूशन। क्या होता है, रीजन है देखते हैं। तो फर्स्ट अपहीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। जो बर्बन किंग, जिसको ये वियना कांग्रेस के बाद वापस ले आए थे, हु हैड बीन रिस्टोर्ड टू पावर ड्यूरिंग द कंजर्वेटिज्म रिएक्शन आफ्टर 1815, वर नाउ ओवरथ्रोन बाय लिबरल रेवोल्यूशनरीज हु इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की विद लुई फिलिपी एट इट्स हेड। तो ये क्या करा इन्होंने, फ्रांस वालों ने, ये फिर भाग के चले गए पूरे सड़कों वड़कों पे उतर के राजा के पास, और जो है उनको जो है उन्होंने जो है डरा दिया बिल्कुल। एंड अपनी जो है क्या बनवा ली फिर राजा के साथ मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। राजा डर गया। अब उनका राजा वहाँ पे कौन बन जाता है? लुई फिलिपी। एंड लुई फिलिपी क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन जाता है कि मोनार्की भी रहेगी और कॉन्स्टिट्यूशन भी रहेगी। तो सारी जनता फिर से सड़क पे उतर आई थी। तो अब ये देख के जब जुलाई रेवोल्यूशन होता है तो ड्यूक मेटरनिच डर जाता है कि भैया, वो क्या सोचता है कि भाई व्हेन फ्रांस नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, कि भाई अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बन गया है तो फ्रांस वाले तो ज़्यादा चुप नहीं रहे ना। 1815 में मोनार्क आया, ये 1830 में ये वापस एक डेमोक्रेसी ले आए, पर अभी फुल डेमोक्रेसी नहीं आई थी। मोनार्क भी था, यानी कि राजा भी था, राजा के साथ में कॉन्स्टिट्यूशन थी। तो ये ड्यूक मेटरनिच डर गया कि भाई आप देखते हैं अब बाकी लोग भी ये सब करेंगे। तो जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग। अब ऐसा ही हुआ, जैसे ही जुलाई रेवोल्यूशन हुआ, फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की हुई, वैसे ही ब्रुसेल्स जो इनका बिल्कुल पड़ोसी था, बेल्जियम जहाँ पे था, वहाँ पे भी ऐसे स्ट्रगल होने लगते हैं और उन्होंने अपने आप को यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग करवा लिया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे होने शुरू हो जाते हैं अब फ्रांस को देखते देखते अलग अलग जगहों पे रेवोल्यूशंस। नाउ नेक्स्ट पढ़ना है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ग्रीक क्या है गाइस? अगर हम ग्रीस की बात करें, ग्रीस, तो ग्रीस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूरोप के लिए। आपने ग्रीक कल्चर सुना होगा, अलग अलग सीन की पेंटिंग्स होती हैं, स्टैचूज होते हैं। तो ग्रीक को ना, ये जो ग्रीस का कल्चर होता है, इसे यूरोप का क्रैडल बोला जाता है, यूरोप की सिविलाइजेशन का। इनके जो म्यूजियम वगैरह में जो अलग अलग स्टैचूज वगैरह लेके जाते हैं जो इनकी सिविलाइजेशन है, वो कहते हैं ग्रीक से ही प्रेरित है हम सबकी। और जो ये ग्रीस था, ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। जो मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर थे, ग्रीस बहुत समय से किसके कब्जे में था? ऑटोमन एम्पायर के। और ग्रीस में भी बहुत 15वीं सेंचुरी से ये ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में था। तो ग्रीस में भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चलता था इंडिपेंडेंस के लिए। 1821 से ग्रीक लोगों ने शुरू कर दिया था आंदोलन कि उन्हें ऑटोमन एम्पायर से अलग होना है। और जो है यहीं ग्रीक के जो लोग थे उनको मदद करा जाता था, यूरोप के बहुत सारे लोग। तो यूरोप जो लोग ग्रीक से मतलब भाग के जो है यूरोप की बाकी सिटीज़ में और देशों में, देश नहीं कहेंगे हम, किंगडम्स में जाके सेटल थे ना, तो वो पैसे भिजवाते थे अपने यहाँ के लोगों की, ठीक है तुम स्ट्रगल करो, तुम ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ आवाज़ उठाओ। और वेस्ट यूरोप के जो काफ़ी सारे राजा भी थे ना, इनफैक्ट वो भी ग्रीक वालों की मदद कर देते थे, क्योंकि उनको भी लगता था कि जो ऑटोमन एम्पायर है वो इस्लामिक वर्ल्ड है, वो मुस्लिम एम्पायर है, वो भी चाहते थे कि उनका ग्रीक बच जाए, ग्रीस बच जाए, क्योंकि ग्रीक सिविलाइजेशन बिल्कुल उनको प्रिजर्व रखनी थी। तो फिर क्या होता है, ग्रीक इंडिपेंडेंस के लिए एक इंग्लिश पोइट थे जिनका नाम था लॉर्ड बायरन। उन्होंने क्या करा, फंड इकट्ठे करवाए, पैसा इकट्ठा करवाया जो वो ग्रीक को भेजने वाले थे फंड करने के लिए। और फिर जब इन्होंने बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया तो ये खुद भी फाइट करने के लिए इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में ग्रीक के चले गए थे, और वहाँ पे इन्हें बुखार चढ़ा था, तो 1824 में ये मर गए थे वहाँ पे। बट फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होती है एंड इट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज इंडिपेंडेंट नेशन। वो ऑटोमन एम्पायर से अलग हो गई, ग्रीस एक इंडिपेंडेंट नेशन बन जाता है। तो ये आपको नेशन मतलब क्या, देश बन गया ग्रीस। तो फ्रांस तो अभी बना नहीं बना देश, फ्रांस तो अभी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, ग्रीस देश बन जाता है यूरोप का 1832 में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो ओके गाइस, तब स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। या रोमांटिक सुन के भैया वहां नहीं जाना है आपको कि भाई प्यार हो रहा है, इकरार हो रहा है, ये सब नहीं। रोमांटिक यहाँ पे होना है नेशन के लिए। तो एक समय ऐसे आया यहाँ यूरोप के अंदर जब बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट और जो पोएट लोग थे, उन्होंने ये कहा कि जो ये नेशनलिज्म की फीलिंग है लोगों के मनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ वॉर करके नहीं जगाई जा सकती है। उनके कल्चर से, उनकी लैंग्वेज से अगर वो प्यार करना सीख जाए तो भी नेशनलिज्म की फीलिंग जो है लोगों के मनों में जगाई जा सकती है। इसी आइडिया को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म इन हिस्ट्री, अगर हम कहें तो, ठीक है। तो भाई पढ़ते हैं क्या होता है रोमांटिसिज्म। तो यही बात जो मैंने तुम्हें हिंदी में तुम्हें 2 लाइन में बताती हूँ ना, वो एनसीईआरटी में 12-15 लाइनों में लिखी होती है। तो नेशनलिज्म नॉट ओनली कम फ्रॉम वॉर्स, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय कल्चर। जो आपका कल्चर होता है वो भी आपका नेशनलिज्म इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि हम इंडियंस का ना जो हमारा कल्चर है ना, हम बहुत जुड़े हुए हैं, चाहे हम कितना ही फैसिनेट हो जाए फॉरेन कल्चर से। आज अच्छा लग रहा है हमारे को, अमेरिकन कल्चर हो, ब्रिटिश कल्चर में अच्छा लग रहा है, वहां जाके 2 महीने रह लिए ना तो सबसे ज्यादा याद आता है हमें अपना कल्चर। किसी से पूछ लेना, किसी का कोई कजन फॉरेन रहता हो, भाई साहब इतनी होम सिकनेस होती है, याद आता रहता है अपना कल्चर। क्यों? क्योंकि और ये किसी के भी साथ है, कोई और कल्चर वाला हमारे आएगा, उसे अपने कल्चर की याद आएगी। तो कल्चर एक इंसान के मन में बहुत ज्यादा जो है
उसका क्लोज रहता है। और उन्होंने सोचा, पोएट और आर्टिस्ट लोगों ने, कि भाई जब कल्चर से लोग प्यार करेंगे ना, जैसे फ्रेंच के लोगों को उनके कल्चर से प्यार हो जाए, तो वो ये चाहेंगे कि हाँ भाई हमारी अपनी कंट्री फ्रेंच बने, हम अपने आप को रूल करें, तो कल्चर से प्यार करना सिखाओ। ठीक है, तो कल्चर प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, अब कल्चर कैसे जगा सकते हो आप सामने वाले के मन में? आर्ट के थ्रू कल्चर जग सकता है। जैसे हमारे इंडिया के अंदर वेयर आर वेरियस आर्ट फॉर्म्स। ठीक है, पोइट्री के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, जैसे हमारे यहाँ अलग अलग डांस फॉर्म है, भरतनाट्यम इज देयर जो है, और अलग अलग जगहों के अलग अलग डांस फॉर्म है, अलग अलग खाने हैं, खाना होता है ना वो, तो हर चीज से कल्चर जग सकता है। ठीक है, एंड जैसे ही लोगों के मनों में कल्चर जगेगा तो उससे जो है नेशनलिज्म की फीलिंग आएगी। तो रोमांटिसिज्म इज अ कल्चर मूवमेंट। ये 3 लाइन के डेफिनेशन अगर एग्जाम में रोमांटिसिज्म समझाने को आए तो यू कैन राइट इट दैट रोमांटिसिज्म इज अ कल्चर मूवमेंट विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। यानी कि रोमांटिसिज्म इज अ कल्चर मूवमेंट विच जो है इनिशिएट करो या विच स्पार्क्स द नेशनलिज्म फीलिंग इन वंस हार्ट, ऐसे भी लिख सकते हो तुम। ठीक है, रोमांटिक आर्टिस्ट जो होते थे, यानी कि वो पोएट, वो आर्टिस्ट जो इस वाली बात पे बिलीव करते थे ना कि कल्चर से लोगों के मन में देश के लिए प्यार जगाओ, वो जो है ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस को जो है नहीं मानते थे। वो कहते थे भाई ये साइंस और रीजंस देना हर बात के लेकर हम इस पे नहीं मानते, हम तो दिल की बात कर रहे हैं कि अगर दिल से आपको अपने देश से प्यार हो जाए ना, अपने कल्चर से, तो आप अपनी जान जो है जोखिम में डाल दोगे अपनी आज़ादी हासिल करने के लिए भी, और जो भी आप अपने देश के लिए भला चाहते हो तो उसके लिए भी। ठीक है, तो देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर पास ऑन द बेसिस ऑफ नेशन। ठीक है, ये नेशनलिज्म मैंने आपको बता दिया रोमांटिक आर्टिस्ट क्या चाहते थे। ठीक है, अब हम देखेंगे वेरियस फॉर्म्स जिसके थ्रू कल्चर को जगाया जा सकता है इन पीपल्स हार्ट। ओके, अब एक हमारे को सबसे पहले जर्मन का एग्जाम्पल दे रखा है। एक जर्मन फिलोसोफर थे जिनका नाम था जॉन गॉटफ्राइड। ठीक है, फ्राई हो गए थे ये, जॉन गॉटफ्राइड हर्डन पूरा नाम है इनका। ये 1744 से 1803 तक इनका जो है ये यहाँ रहे हमारे अर्थ पे। ठीक है, एंड ये कहते थे कि अगर ट्रू जर्मन कल्चर देखना है, अब आपको पता है मैं जर्मन कल्चर कह रही हूँ, जर्मन कल्चर कोई जर्मन नाम का देश तो था नहीं, पूरा इधर उधर फैले पड़े थे जर्मन स्पीकिंग लोग। तो और जर्मन स्पीकिंग लोग चाहते थे कि उनका एक देश बन जाए जर्मनी, बट वो हो नहीं पा रहा था। तो वो जो है कहते हैं, ये जो इनके फिलोसोफर थे जॉन गॉटफ्राइड, वो कहते थे कि अगर जर्मन स्पीकिंग लोग या फिर अगर आप जर्मन कल्चर को अच्छे से जानना चाहते हो, जो लोग जर्मन बोलते हैं उनके कल्चर को, तो वो आपको पता चलेगा बाय द कॉमन पीपल, यानी कि दासबोग। दासबोग मतलब क्या है? जर्मन लैंग्वेज में कॉमन पीपल को दासबोग कहते हैं। कि अगर तुम्हें कल्चर को जानना है ना किसी भी सोसाइटी के, सिर्फ जर्मन या आप किसी की भी सोचो, तो वो आप लोगों को अमीर लोगों के घरों में नहीं दिखेगा रियल कल्चर, राजा महाराजाओं के महलों में रियल कल्चर नहीं दिखेगा। रियल कल्चर अगर आपको देखना है तो रियल कल्चर भाई हमारे को दिखता है आम आदमी के घर में। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर जर्मन का रियल कल्चर अगर आपको जानना है तो आप जाओ आम आदमी के घर पे, वहां आपको दिखेगा। और जो है कल्चर की अगर आपको स्पिरिट बनानी है तो जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, फोक सॉन्ग मतलब अभी आप हमारा जो सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया उसमें भी पढ़ोगे, हमारे इंडिया में भी फोक सॉन्ग्स, फोक मतलब होता है लोकल कथाएं। आपका जो भी रीजन जहां आप रहते होगे वहां का कोई ना कोई लोक गीत होगा आपकी भाषा में जो आपके यहाँ पे बोली जाती है। ठीक है, आपके कोई लोकल फोक टेल होगी कि कोई आपके यहाँ के लीडर होंगे पुराने, उन्होंने कुछ अच्छा करा होगा आपके पर्टिकुलर रीजन के लिए। लोक टेल्स जो हो गई उसको लोग याद रखिए, पोइट्री को, फोक डांसेस को लोग याद रखिए, और उससे जो है लोगों के मन में जो है नेशन के लिए जो स्पिरिट है वो पॉपुलराइज रहेगी, यानी कि जागी रहेगी। सबसे पहले क्या मतलब कि आप अपने कल्चर से प्यार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कल्चर क्या है? कल्चर में पोएम्स आती हैं, फोक टेल्स आती हैं, स्टोरीज आती हैं। इन सबसे अगर हम जुड़े रहेंगे तो हमारी जो नेशन के लिए जो स्पिरिट है ना वो बढ़िया हो जाएगी। और नेशन के लिए जो स्पिरिट है कि आपको नेशन बनाना है अपना, उस स्पिरिट को अगर हम जर्मन में बोले तो उसे वोक्स गीत कहा जाता है। Therefore, all over the world, connection of folk culture started and use of local language was also emphasized. तो इसलिए इन आर्टिस्ट लोगों ने कहा कि if you want कि आपके यहाँ पे नेशनलिज्म आए, नेशंस बनने शुरू हो, तो आप अपने कॉमन कल्चर को फॉलो करो। ये नहीं आप फ्रेंच हो तो आप दूसरे कल्चर से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप जर्मन वाले हो तो आप भैया फ्रेंच बोल रहे हो और फ्रेंच की हरकतें फॉलो कर रहे हो, उनके कल्चर को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आप अपने कल्चर से जुड़े नहीं रहोगे। जब आप अपने कल्चर से जुड़े रहोगे तो एक ना एक दिन आपका नेशन जरूर बन जाएगा। और सेकंड, अपनी लैंग्वेज बोलो। इफ यू आर जर्मन स्पीकिंग, जर्मन बोलते रहो। इफ़ यू आर फ्रेंच स्पीकिंग, फ्रेंच बोलते रहो, और उससे आप एक दिन अपना नेशन जरूर बना दोगे। लैंग्वेज स्पीकिंग का एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमारे को गिवन है, वो गिवन है हमारे को पोलैंड के थ्रू। ठीक है, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है कि कैसे जो है लैंग्वेज एक काम करती है नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने का, तो वो आपको पोलैंड वाले एग्जाम्पल से पता चलेगा। अब याद है अभी वियना कांग्रेस इससे पहले पढ़ाई थी कि पिज्जा की स्लाइसेस की तरह बंटवारा कर दिया था जो कुछ भी जो है जगहों का यूरोप की। तो पोलैंड किसके पास गया था? याद है, रशिया के पास गया था। अब रशिया वालों ने क्या करा कि जब इन्होंने पोलैंड को इनके अंडर में आ गया तो भाई ठीक है, तुम्हारी टेरिटरी तुम्हारे अंडर में आ गई है, बट इन्होंने एक बहुत क्रूअल काम करा। इन्होंने बोला पोलैंड वालों को कि भाई अब तुम अपनी लैंग्वेज भी नहीं बोल सकते हो। पोलैंड के जो स्कूल्स हैं और जो भी एरियाज है, बैंक हो गए, ऑफिस हो गए,
वहां पे लोगों को बोला कि आप पोलिश नहीं बोलोगे, पोलैंड की भाषा होती है पोलिश, आप बोलोगे रशियन। अब ऐसा ही ना, जब तुम 12th में आओगे तब याद करोगे मेरी इस बात को, ऐसे ही आप क्लास 12th में आओगे तो एक इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे लास्ट लेसन, उसमें भी यही होता है कि एक जमाने में फ्रेंच की भी 2 शहरों के अंदर वहां पे लोगों को बोल दिया जाता है कि कल से तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़नी, फ्रेंच नहीं बोलोगे, तो उस पर लास्ट लेसन आपका बेस्ड है। वहां पता चलता है कि अगर किसी को लैंग्वेज बोलने को मना करो तो कैसा लगता है। और सेम हुआ पोलैंड वालों के साथ, भाई ठीक है रशिया के कब्जे में आ गया, रशिया का मोनार्क उन्हें रूल करेगा, वहां तक भी ठीक है, बट पोलिश लोगों को कह रहे हैं, पोलैंड के पोलिश बोलने वाले लोग कहते हैं तुम पोलिश नहीं बोल सकते। जैसे हमें अगर अंग्रेज आके कहते भाई तुम हिंदी बोलोगे ही नहीं, तो भाई हम क्या करते हैं, जो भी लैंग्वेजेस हमारे यहाँ की है, ठीक है, हमारे यहाँ इंग्लिश बोली जाती थी, इंग्लिश लोग पढ़ते थे, सीखते थे, बट ऐसा थोड़ी हमने अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो छोड़ दी, नहीं ना, ऐसा तो नहीं हुआ हमारे साथ में। तो अगर हमें कह रहे थे भैया इंग्लिश बोलनी है तुम्हारे को, तो सोचो हमारे साथ कैसा होता। तो ये चीज हुई पोलैंड के साथ में। दैट एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द ग्रेट पावर्स रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया ने क्या करा था, पोलैंड को जो है किसको सौंप दिया था, रशिया को। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एक्जिस्टेड एज इंडिपेंडेंट टेरिटरी, पोलैंड को इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं थी कि ये पोलैंड है, नहीं, रशिया के कब्जे में आ चुकी थी वो, फिर भी नेशनलिस्ट फीलिंग जो है फिर वहां के लोगों ने जगाई रखी 2 चीजों के थ्रू, एक तो लैंग्वेज के थ्रू, वो अपनी लैंग्वेज बोलने पे फोकस करते थे, दूसरा म्यूजिक के थ्रू भी। अब जब पोलैंड आ गया रशिया लोगों के कब्जों में, तो पोलैंड के एक बहुत फेमस जो है, आप मानो कि वो ना वो होते हैं ना थिएटर वगैरह होते हैं, उनको चलाने वाले थे, उनका नाम था कार्ल कैरल कुप्रिंस्की, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो इनके यहाँ के ना पोलैंड की 2 फेमस डांस फॉर्म्स थी, कौन कौन से डांस फॉर्म्स थी, मजूरका एंड दूसरी थी इनकी जो है एक और थी पोलनीज, ठीक है। तो इन दोनों इन्होंने डांस फॉर्म्स को अपने यहाँ थिएटर्स वगैरह में कराना स्टार्ट कराया, सो दैट जितना जो है ये डांस फॉर्म्स चलेंगे उतना लोग पोलिश कल्चर से एसोसिएटेड रहेंगे। जैसे मैंने आपको इंडिया के डांस फॉर्म का एग्जांपल दिया था भरतनाट्यम का, तो जब हम वो देखते हैं तो हम अपने इंडियन कल्चर से एसोसिएटेड रहते हैं। और भी देयर आर मेनी डांस फॉर्म्स, ठीक है, कथक इज देयर, कथकली इज देयर, मेनी डांस फॉर्म्स। तो ऐसे ही पोलैंड की 2 डांस फॉर्म्स थी, पोलनीज एंड मजूरका। तो ये कार्ल कुप्रिंस्की ने क्या करा, थिएटर्स वगैरह के अंदर ये वाले डांसेस करवाने शुरू करवा दिए, सो दैट पोलिश लोग आके यहाँ पे इसको देखेंगे, पोलैंड के रहने वाले लोग, तो उनको लगेगा कि ठीक है भाई अभी रशिया ने हम पे कब्जा कर तो रखा है, बट हमें अपने देश को अलग करवा के नेशन बनाना है। आपके सिलेबस में नहीं है पोलैंड का कैसे पोलैंड देश फॉर्म होता है, बट हुआ था पोलैंड भी प्रॉपर एक देश फॉर्म पूरे वॉर वगैरह के बाद, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लैंग्वेज ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था पोलैंड के लोगों के मन में अपने नेशन के लिए नेशनलिज्म फीलिंग जगाने के लिए। अब लैंग्वेज का क्या करा, मैंने आपको बताया, इनको रशिया वालों ने कहा भाई तुम अपनी लैंग्वेज नहीं बोलोगे। यहाँ देखो, लैंग्वेज टू प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स एंड रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। कहा भैया तुम रशियन बोलोगे, तुम पोलिश नहीं बोल सकते हो। तो इस समय में क्या हुआ, 1831 में एक आर्म्ड रेबेलियन हुआ अगेंस्ट रशियन रूल टू टुक प्लेस विच वॉज अल्टीमेटली क्रश, ठीक है। फिर पोलैंड वाले लोगों ने थोड़ी बहुत कोशिश भी करी, एक मिलिट्री अटैक करा रशिया पे, बट वो गाइस उस समय नहीं जीत सकते थे रशिया से, इतना पावरफुल था रशिया, ये नहीं जीत पाए, इन्हें क्रश कर दिया। तो फिर जो क्लर्जी थे वहाँ के, क्लर्जी मतलब जो प्रीस्ट वगैरह जो होते हैं पोलैंड के, उन्होंने क्या सोचा कि अब हम हार गए, हथियार से तो हम नहीं जीते भाई, अब लोगों को कैसे जो है यकीन दिलाए कि अब भी पोलैंड आजाद हो सकता है। तो उन्होंने कहा इनकी लैंग्वेज से लोगों को हम कनेक्टेड रखेंगे, ये नहीं अपनी लैंग्वेज बोल गए तो कल को रशियन ही बन जाएंगे। तो उन्होंने क्या करा, जो भी कोई पोलैंड में जो स्पीच वगैरह देते थे, वो प्रीस्ट अगर कोई सरमन दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं, तो वो उसको अपनी लोकल लैंग्वेज पोलिश में बोलना शुरू कर देते हैं। वहाँ रशियंस को ये बात पता चल जाती है कि भाई हमने तो पोलिश बोलने को मना करा और ये चर्च वाले पोलिश बोल रहे छुप के। तो उन्होंने क्या करा, बहुत सारे प्रीस्ट को उठाया मतलब क्या करा, उन्हें अरेस्ट करा और भाई साहब साइबेरिया की जेलों में जाके बंद कर दिया। साइबेरिया तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, जम जाओ जहाँ तुम जाके, वहाँ जाके उन्हें बंद कर दिया। तो इतना क्रूअल ट्रीटमेंट उन्होंने करा क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये अपनी लैंग्वेज बोलेंगे तो इनके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग रहेगी, ये एक के बाद एक बगावत करते रहेंगे, ठीक है। तो ये अब आपको पता चल चुका है कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। अब आएंगे हम अपने सेकंड टॉपिक पे, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब एक समय ऐसे आता है कि ये जो कंजर्वेटिज्म शुरू हो चुका था 1815 के बाद में, कि हर जगहों पे राजा आ गए थे वापस, ठीक है। फ्रांस भी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना था, मोनार्क था अब भी, बट एक समय आएगा जब ये दुनिया बदलेगी और ये राजा लोग जो है अलग अलग देश बनाने स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक 3.2, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। तो भाई 1830s का टाइम आ चुका था, 1830 आ चुका था और अब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेज हो गई थी पूरे यूरोप के अंदर, ठीक है। यूरोप बोलते थे पुराने ज़माने में, कंफर्टेबल भी यूरोप बोलना ही लगता है, ठीक है। तो पूरे यूरोप के अंदर ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप आ चुकी थी, यानी कि लोगों पे पैसे नहीं थे, महंगाई बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, भुखमरी थी, ऐसी सिचुएशंस को हम कहते हैं ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप। क्या हो रखा था, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग 1830s। तो 1830s की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, रूरल अर्बन माइग्रेशन हो रही थी, लोग गाँव से शहर
जा रहे थे जॉब ढूंढने के लिए, इसलिए शहरों में भी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई। ओवर क्राउडेड स्लम्स बन चुके थे, शहरों के अंदर बस्तियां बननी शुरू हो गई थी कि गांव से लोग भागकर शहर आ रहे थे, क्योंकि गांव में फसल वगैरह उनकी बिकती नहीं थी और खराब हो जाती थी या पैसा नहीं मिलता था, रेवेन्यू इतना था, तो उन्होंने सोचा हम फैक्ट्रियों में आके काम करेंगे। फैक्ट्रियों में फिर अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई, बस्तियां ओवर क्राउडेड हो गई। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, जो घरों पर फैक्ट्रियां बना के छोटी मोटी काम करते थे, उन्हें बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा फॉरेन गुड्स से जो इंग्लैंड से आ रहे थे। भाई ये इंग्लैंड वालों ने सिर्फ हमें इंडियंस को तंग नहीं करा कि अपने यहाँ के अगले वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे कि अपने फॉरेन गुड्स ही हमारे यहाँ लाके बेचते थे, तो हमारी भी खादी और जो लोकल टेक्सटाइल्स थी उन पर बहुत इफेक्ट आता था। इन्होंने पूरी दुनिया को तंग कर रखा था इंग्लैंड वालों ने। इन्होंने अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी कर लिया था ब्रिटेन वालों ने, और बड़ी बड़ी अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, और फिर वो फैक्ट्री का जितना भी प्रोडक्ट्स होते थे वो लाकर ये पूरी दुनिया में बेचते थे, और हर जिस जगह पे ये जाकर बेचते थे तो वहाँ का लोकल प्रोड्यूसर प्रॉब्लम में आता था, क्योंकि लोकली कोई सामान जब लोग बनाते थे खुद घर पे तो वो महंगा होता था एज कम्पेयर टू ये फैक्ट्रियों में जो भर भर के चीज़ें बनाते थे। तो स्मॉल प्रोड्यूसर को इंग्लैंड के फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट से बहुत कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ा। लोग इंग्लैंड का सस्ता सामान खरीदते थे, इनका सामान महंगा पड़ता था। स्पेशली इफेक्टेड टेक्सटाइल प्रोडक्शन विच वॉज कैरिड इन होम, ये मैं आपको एग्जाम्पल दे चुकी हूँ। स्मॉल वर्कशॉप्स तो बंद होने के कगार पे आ गई, क्योंकि इंग्लैंड की फैक्ट्रियों से हर एक गुड भर भर के आ रहा था मार्केट्स के अंदर, जो बहुत ही चीप रेट पे मिलता था। ठीक है, अब तुम कहोगे दीदी फैक्ट्री का प्रोडक्ट चीप रेट पे क्यों मिल रहा है? ऑब्वियसली फैक्ट्री में मास प्रोडक्शन होता है, घर पे मास प्रोडक्शन नहीं होता है। अब इन रीजन्स जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी थी, अब ये तो शहरों की बात हुई ना, अगर गाँव की बात करें, जो भी गाँव वाले एरियाज थे और जिन जिन जगहों पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी थी, तो बहुत सारी जगहों पे एरिस्टोक्रेसी अभी भी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद ही जो है फ्रांस में एरिस्टोक्रेसी और ये सब हटाया था, नेपोलियन ने हटाया था, बट जो है बाकी पूरे यूरोप के अंदर से अभी एरिस्टोक्रेसी हटी नहीं थी। वो पूरा चलता था उनका फ्यूडलिज्म सिस्टम कि अमीर लोगों के तो मजे हैं, लैंड पे अपने जो है वो बैठे हुए हैं और जो है पीजेंट से काम कराएंगे, सेल्फडम कराएंगे, मनोरियलिज्म जो मैंने आपको समझाया था, पूरे यूरोप में बहुत जगहों पर चल रहा था। बहुत सारी जगहों पर अभी भी फ्यूडलिज्म भी था, वो अबॉलिश नहीं हुआ था। एंड धीरे धीरे क्या हुआ, 1830s के अंदर फूड प्राइसेस बहुत राइज हो गए बिकॉज ऑफ बैड हार्वेस्ट। तो गांव में क्या हुआ, फसलें खराब होनी शुरू हो गई और जो बेचारे पेजेंट्स थे उनको और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो एक फार्मर के लिए सबसे बुरी बात होती है कि उसकी फसल खराब हो जाए। अगर फसल खराब होगी तो क्या होगा, फिर क्या होगा, मार्केट में अनाज की कमी हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की कमी अगर होती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जैसे टमाटर कम आते हैं जब किसी समय में, तो टमाटर का रेट बहुत बढ़ जाता है। गर्मियों में नींबू का जो रेट होता है बढ़ जाता है, क्योंकि कम आते हैं तो उनका रेट बहुत बढ़ जाता है। ऐसे ही फसलें खराब होनी शुरू हो गई 1830 में गाँव के अंदर, बैड हार्वेस्ट हुआ और इस वजह से राइज हो गया प्राइस। तो भाई एक तो लोगों पे पैसा नहीं, ऊपर से महंगाई बढ़ गई, बहुत ही मुसीबतों वाली सिचुएशन हो गई थी 1830s के अंदर। नाउ 1830s मतलब पता है ना आपको, ये 1831, 32, 33, 34, 35 वाला जो ये पीरियड होगा ना 39 तक का, उसे 1830s कहते हैं। तो अब लोग बहुत परेशान हो चुके थे, एक कंजर्वेटिज्म राजा आ चुका था, सेंसरशिप लग रखी थी हर जगह पे, ऊपर से महंगाई बढ़ रही है, खाने को पैसा नहीं है। तो गुस्से में आकर अब लोगों ने क्या करा, लोग सड़कों पर उतर आए, और सड़कों पर उतर के आने में सबसे आगे कौन होते हैं भाई, फ्रांस के लोग। अब क्या करा, 1848 में पीजेंट्स परेशान हो चुके थे, बैड हार्वेस्ट, राइजिंग फूड प्राइस, तो उन्होंने क्या करा, अब पीजेंट्स भी, जो किसान अगर उतर आए ना, जो है वहाँ पे वो मतलब कि इतनी सारी पॉपुलेशन थी पीजेंट्स की, वो सारे रिवोल्ट करने उतर जाते हैं। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ फूड, शहरों में वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी, और इस वजह से जितनी भी पॉपुलेशन थी पेरिस की वो उतर आई सड़कों पे। पेरिस मतलब फ्रांस की, ठीक है। और उन्होंने क्या करा, बैरिकेड्स जितने भी लगे हुए थे ना लुई फिलिपी के पैलेस के बाहर, उन्हें तोड़ दिया। बहुत सारी फोटोज है, आपकी बुक के अंदर नहीं है, आप इंटरनेट पे देखना कभी कि भाई ये ना ऐसे सड़कों पे उतरा है, पता नहीं ये उसी की है कि नहीं, बहुत ऐसे मतलब दिखने में समझ में नहीं आता है, बट आप चेक करना भाई, लोग सड़कों पे उतरा है। और लुई फिलिपी को जो है डर के वो बेचारा भागे, बेचारा तो नहीं कहेंगे उसे, बहुत कंजर्वेटिव राजा था वो भी, बट वो भाग जाता है, ठीक है, डर के मारे। और जो है वहाँ पे नेशनल असेंबली पहुँच जाती है, लुइस फिलिपी के ना महल के अंदर नेशनल असेंबली पहुँच जाती है। नेशनल असेंबली तो पहले भी थी, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की चल रही थी, बट नेशनल असेंबली फिर लुइस फिलिपी के महल में पहुँच जाती है, और लोग जो है बहुत सड़कों पर उतर के दंगा करते हैं कि भाई अब हमें नहीं चाहिए मोनार्की, हमें मोनार्की चाहिए ही नहीं, हमें तो फुल फ्लेजेड रिपब्लिक चाहिए, जैसे आज के समय में हमारी कंट्रीज होती हैं। और तभी नेशनल असेंबली अनाउंस कर देती है फ्रांस को रिपब्लिक, यानी कि अब फाइनली फ्रांस एक देश बन चुका है। और क्या कहती है, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स ओवर 21, यानी कि ये जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने अब हर एक मेल को, वुमेन को, औरतों को अब भी नहीं मिला, हर एक आदमी को, चाहे प्रॉपर्टी हो चाहे प्रॉपर्टी ना हो, गरीब हो अमीर हो, सबको जो 21 साल से ऊपर का है उसे राइट टू वोट दे दिया। यानी कि प्रॉपर इलेक्शन होंगे उन लोगों के यहाँ पे, और जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और जैसे मतलब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर वगैरह को चूज करा जाएगा, वो सब होना इनके यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। राइट टू वर्क दिया, क्योंकि लोग बड़े गुस्से में थे, अब वो नेशनल असेंबली को भी नहीं छोड़ते पीजेंट्स वगैरह, अगर नेशनल असेंबली ये प्रॉमिस ना करती तो नेशनल असेंबली ने कहा कि सब लोगों को राइट टू वर्क मिलेगा, हम फैक्ट्रियां खोलेंगे, हम वर्कशॉप्स खोलेंगे, राजा की तरह सारा पैसा अपनी जेब में डाल के नहीं बैठेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, वर्कशॉप्स खोलेंगे, जहां आप लोगों को जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, आप कमाई कर पाओगे। तो फाइनली फ्रांस नेशन बन गया। ये जो नेशनलिज्म की कहानी हम 1789 से पढ़ते आ रहे हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, आज भैया ये डेट टाइम नोटिस कर लो, फ्रांस देश बन गया, तुमने पढ़ लिया है। 1848 के अंदर फ्रांस जो है एक नेशन प्रॉपर रिपब्लिक बन जाता है। रिपब्लिक
मतलब क्या कि अब उनके यहाँ डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट रिवोल्ट आपको पढ़ना है सिलेसिया के वीवर्स का। ये बहुत शॉर्ट टॉपिक है। सिलेसिया वीवर्स के रिवोल्ट में आपको क्या बताया गया है कि 1845 में सिलेसिया नाम की एक जगह थी, वहाँ के जो वीवर्स थे, वीवर्स कौन होते हैं, जो कपड़े से कपड़ा उनको मिलता है और कपड़े से कोई ना कोई फैब्रिक से वो कुछ ना कुछ शर्ट बना रहे, टी शर्ट बना रहे, कुछ भी वो उसे सिलकर उनको देंगे कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो कॉन्ट्रैक्टर्स बड़े चालू थे, उन्हें पता था कि इतनी महंगाई चल रही है, लोगों को जॉब की बहुत ज़रूरत है। उसने क्या करा, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाया, जितने भी वीवर्स थे उन्हें कम पेमेंट करनी शुरू कर दी, यानी कि जो तय हुआ था कि भाई इतनी चीज़ें बनाने का आपको इतना पैसा मिलेगा, उससे कम पेमेंट करनी शुरू कर दी। और जब उन्होंने नाराजगी दिखाई तो वो सुनता नहीं था उनकी बात को कॉन्ट्रैक्टर। तो क्या होता है, जो 18,000 इनहेबिटेंट्स थे वो बहुत परेशान हो जाते हैं सिलेसिया की कि भाई हमें जो पैसा इसने प्रॉमिस करा था कि ये हमें देगा और हमने सारा काम करके दे दिया है, तो ये हमें उतना पैसा नहीं दे रहा है। और कॉन्ट्रैक्टर बहुत चालू होते थे, उन्हें पता था कि लोग डेस्परेट है जॉब करने के लिए, लोगों को जो है काम ही नहीं मिल रहेगा, तो अगर कम पेमेंट भी देंगे तो ये चुप बैठ जाएंगे। बट सिलेसिया के वीवर्स जो है चुप नहीं बैठते हैं। 4 जून को 2 बजे बहुत सारे वीवर्स इकट्ठे होते हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर उन्हें कम पेमेंट्स कर रहे थे उनके घर पे जाके जो है बाहर उनको धमकियाँ देते हैं। और फिर उनमें से कुछ सिलेसियन वीवर्स ने क्या करा, एक जो है कॉन्ट्रैक्टर जो था उसका बड़ा लेविश सा हाउस था, उस पर जाके अटैक कर दिया, उसके घर के पर्दे, पंखे और जो है सोफे वोफे सब तोड़ दिए। एंड कुछ ने क्या करा, जो गोडाउन था जहाँ पे सारे कॉन्ट्रैक्टर्स अपने कपड़े रखते थे, कपड़े मतलब क्या, जो उनका प्रोडक्ट होता था जो वो बनवाते थे उनसे, वहाँ उन जाके आगे लगा दी और तबाही मचा दी। तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्टर्स तो डर के भाग गए पास वाले विलेज में कि भाई हमें तो ये मार ही देंगे वीवर्स। तो वो पास वाले विलेज के लोगों ने भी उन्हें अपने पास नहीं रुकाया कि हम तुम्हें नहीं रुकाएंगे अपने पास। बट वो वीवर्स थे, उनको नहीं रुकवाते कॉन्ट्रैक्टर को कोई। बट कॉन्ट्रैक्टर बड़े अमीर लोग थे। कॉन्ट्रैक्टर क्या करती है, एक दिन बाद वापस आते हैं कॉन्ट्रैक्टर पुलिस को लेकर, और तब जो है वो पुलिस को लेकर जब कॉन्ट्रैक्टर्स वापस आते हैं, दे रिटर्न आफ्टर 24 आवर्स लेटर, वो भी पुलिस नहीं कहेंगे, हम आर्मी को लेकर आते हैं। राजा की आर्मी लाता है अपने साथ में कॉन्ट्रैक्टर, और वहाँ पे बहुत सारे सिलेसियन वीवर्स को 11 सिलेसियन वीवर्स को आर्मी वाले मार देते हैं। और उनका ये रिवोल्ट था। किसका रिवोल्ट था, ये सिलेसियन वीवर्स का रिवोल्ट था। ठीक है, तो ओके, तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब तुम सोच रहे होगे कि भाई पीजेंट्स भी रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वीवर्स भी रेवोल्यूशन कर रहे हैं, वो रेवोल्यूशनरीज कहाँ गए, लिबरल मिडिल क्लास वाले जिन्होंने ये आइडिया लेकर आए थे कि भाई लिबरलिज्म चाहिए हमें, पॉलिटिकल इकोनॉमिक हमें देश बनाने, वो चुप बैठे थे? नहीं भाई, वो चुप नहीं बैठे थे। तो फ्रांस तो पूरा अपना प्रॉपर देश बन चुका था। फ्रांस को देखते थे अब लोग कि भाई फ्रांस के अंदर तो पूरी यूनिवर्सल मेल सफरेज भी आ चुकी है, हर आदमी को राइट टू वोट मिल गया है, फ्रांस के पास अपनी कॉन्स्टिट्यूशन भी है, मोनार्क वहाँ का भाग चुका है, हटा दिया मोनार्की को, रिपब्लिक बन गई है। तो अब फ्रांस की देखा देखी में जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हंगेरियन, हर जगह के जो लिबरल मिडिल क्लास था उन्होंने भी डिमांड करना शुरू कर दिया कि दे वांट कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल यूनिफिकेशन, कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनानी है और अपना अपना देश बनाना है। एंड उन्होंने ये जो पूरा एटमॉस्फेयर चल रहा था, हर जगह अनरेस्ट था, हर जगह रेवोल्यूशन हो रहा था, उसका फायदा उठाया और अपनी डिमांड ले जाके राजा के सामने रख दी कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। तो ये केस होता है जर्मन स्पीकिंग एरियाज के अंदर। तो ना टॉपिक आता है हमारा जर्मन रीजन्स में क्या होता है। तो इस वाले टॉपिक को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के नाम से याद रखना। तो अब भाई जब फ्रांस तो देश बन चुका था तो जर्मन वाले कौन सा चुप रहने वाले थे। तो जो भी यूरोप के एरियाज में जो लोग जर्मन बोला करते थे वहाँ पे क्या हुआ, तो जितने भी जर्मन स्पीकिंग मिडिल क्लास थे वो पहुँचते हैं फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर। सिटी जो फ्रैंकफर्ट है ना, वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ जाके ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को वोट कर लेते हैं। जैसे कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था ना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद फ्रेंच पीपल जाके जो है अपनी नेशनल असेंबली बना लेते हैं, राजा के होते हुए में वो अपनी नेशनल असेंबली बनाते हैं। वैसे ही जर्मन वालों ने करा, राजा तो था ठीक है, बट फिर भी ये पहुंचे फ्रैंकफर्ट के अंदर, वहाँ सारे लिबरल मिडिल क्लास पहुंचे और इन्होंने खुद से अपनी एक नेशनल असेंबली बना ली। ठीक है, फिर अपनी नेशनल असेंबली बनाने के बाद ये 18 मई 1848 को जो 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, जो इस नेशनल असेंबली से 831 इलेक्टेड जो कैंडिडेट्स थे, वो पहुंच जाते हैं सेंट पॉल चर्च के अंदर और वहाँ जाके फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट रखते हैं अपनी। ठीक है, कि हम डिसीजंस लेंगे आगे क्या करना है क्या नहीं करना, और उस पार्लियामेंट के अंदर, अपनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं कि हम ये अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो पहले इन्होंने जनरल असेंबली बनाई, जनरल असेंबली बनाने के बाद ये सेंट पॉल चर्च में गए और इसे अपना पार्लियामेंट बना लिया। जैसे हमारे इंडिया के पार्लियामेंट है ना, तो इन्होंने अपना पार्लियामेंट सेंट पॉल चर्च को बना लिया और इस पार्लियामेंट में बैठ के इन लोगों ने मिलकर 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे, इन सभी ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाई और फिर इन्होंने डिसाइड करा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को ये ले जाकर जो किंग था ना प्रुशिया का, उसको जो है दिखाएंगे और कहेंगे कि भाई तू भी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बना दे जैसे फ्रांस वालों ने बनाई थी लुई फिलिपी के साथ में। तो ये जाते हैं प्रुशियन एम्परर फ्रेडरिक विल्हेल्म IV के पास में और उनको
दिखाते कि भाई हमारे साथ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाओ। बट अब राजा क्यों चाहेगा, बेफालतू में वो बैठा हुआ है कंजर्वेटिव राजा मजे में, वो क्यों चाहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की आए। ये जो है लिबरल मिडिल क्लास वाले ना अकेले गए थे, ये गए होते पीजेंट्स के साथ में बहुत सारे ऐसे दंगा फसाद करते हुए, तो राजा डर के मारे मानता। जैसे कि लुई फिलिपी ने कब माना था, जब पूरी की पूरी फ्रांस की जनता सड़कों पर उतर आई थी, उसको लग रहा था मुझे मार ही देंगे, तो वो तब माना था। ये भाई साहब लिबरल मिडिल क्लास गए अमीर अमीर लोग जो कुछ भी नहीं करने वाले थे रिवोल्ट वगैरह, तो राजा इनकी बिल्कुल बात नहीं मानते। इनफैक्ट जो ये किंग विलियम थे, ये बाकी राजाओं को और बड़े बड़े अमीर अमीर लोगों को अपने साथ लेके इन्हें वहां से भगा देता है कि अच्छा बताऊं तुम्हें बनाओगे तुम कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लिबरल मिडिल क्लास वालों, ठीक है। तो ऑपोजिशन ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड सोशल बेसिस ऑफ पार्लियामेंट इरोडेड। इनफैक्ट राजा ने क्या करा, एरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री को अपने साथ मिला के जो पार्लियामेंट भी इन्होंने बनाई थी ना उसको भी इरोड कर दी, बंद करो अपनी ये पार्लियामेंट, बड़े तुम आयो पॉलिटिक्स करने वाले, ठीक है। एंड जो पार्लियामेंट था वो बेसिकली आप कह सकते हो कि इनका मूवमेंट सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की अपनी क्यों नहीं बना पाए, क्योंकि इनके यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि सिर्फ मिडिल क्लासेस थे सबसे ज़्यादा, और वो मिडिल क्लास इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कोई बिजनेसमैन हो गया। और ये लोग क्या करते थे, जो भी वर्किंग क्लास होती थी ना, पुअर लोग जो होते थे, जो वर्क कर रहे हैं, वेजेस पे जी रहे हैं, उनकी ना डिमांड्स को फुलफिल नहीं करते थे, तो इनको वर्किंग क्लास ने जो है सपोर्ट नहीं करा। जैसे सिलेसियन वीवर के जो लोग थे वो वर्किंग क्लास थी, और जो कॉन्ट्रैक्टर था ना वो मिडिल क्लास में आता था। तो भाई जब वर्किंग क्लास सपोर्ट में ही नहीं थी तो इनका ना यूनिटी नहीं थी, इनके अंदर पावर नहीं थी, तो राजा ने इनको मार पीट के भगा दिया, बताऊँ तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाओगे तुम। तो इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज जो है बिल्कुल खत्म कर दिया गया था असेंबली को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमें वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन। अब एक और कमी चल रही थी यहाँ यूरोप के अंदर कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे थे। इवन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में भी, ये जो जर्मन स्पीकिंग लोगों ने जो अपनी पार्लियामेंट बनाई थी, इन्होंने भी वुमेन को वोटिंग राइट नहीं दिए। इवन दो जब भी ये कोई प्रोटेस्ट करते थे औरतें भी जाती थी, बट ये वोटिंग राइट नहीं देते थे। जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट थी ना, उसकी गैलरी में जो बैल्कनी होती है वहां पे वुमेन को, औरतों को सिर्फ विजिटर्स की तरह की वो ऑडियंस है बैठ के देख रही हैं, वैसे वहां पे खड़ा किया गया था। कोई भी औरत को कोई राइट, कोई हक, कोई वोटिंग राइट मिलना तो बहुत दूर की बात थी उस जमाने में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब भाई क्या होगा, अब ऐसे ही चलता रहेगा। लिबरल्स ने जो अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया कि जर्मन बना ले, हम अपना जर्मनी बना ले, वो तो फेल हो गया। अब देश कैसे बनेंगे, तो भाई देश बनते हैं। अब ना लिबरल वाले तो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लिबरल मिडिल क्लास जो थी अब वो नहीं कर पा रहे थे कुछ भी। फ्रांस को तो बन गया था देश, अब बाकी जगह ये देश कैसे बनेगी, इटली देश कैसे बनेगा, जर्मनी देश कैसे बनेगा, वो जानने के लिए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाती हूँ। तो भाई अब क्या हो गया था, जितने भी मोनार्कीज थे, यानी कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस, यानी कि जो राजा लोग थे, उन्होंने हर जगह पे लिबरल मूवमेंट को सप्रेस कर दिया, यानी कि मिडिल क्लासेस को उन्होंने दबा दिया। तो मिडिल क्लास को वो क्यों दबा पाए, क्योंकि मिडिल क्लास के बाद वर्किंग क्लास का सपोर्ट नहीं था। तो अब धीरे धीरे मोनार्क को रियलाइज होता है कि अगर वो लोगों को जो है मोनार्क रियलाइज साइकिल ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपलेशन could be ended by granting concession to the liberal nationalists and revolutionaries। अब राजा को लगता है यार हर 2 दिन बाद रिवोल्ट हो रहा है, जितने भी मोनार्क्स थे ना बड़े बड़े किंगडम्स के, भाई उन्हें थोड़ी पसंद है कि हर 2 दिन बाद रिवोल्ट हो रहा हो, कभी कोई नेशनलिस्ट आ रहे हैं, कभी कोई देश बनाने के लिए आ रहा है। तो राजा लोग सोचते हैं कि ये इतना रिवोल्ट कर करके हमारे से किसी ना किसी दिन तो राज्य अपना बनवा ही लेंगे, देश अपना बनवा ही लेंगे। उससे अच्छा राजा लोगों ने क्या करा, खुद से ही सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दिया। जैसे कि 1848 के बाद में जो आपको मैंने वो पढ़ाया था ना, ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग एम्पायर, वहाँ पे बहुत बड़ा चेंज आता है। जो सेल्फडम एंड बॉन्डेड लेबर था उसको हटा देते हैं वो लोग, जो ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग एम्पायर वाले थे। अपने यहाँ से राजा खुद सेल्फडम और बॉन्डेड लेबर हटाता है। कब हटा इनके यहाँ पे जाके देखो आप, समझ लो 1848 के बाद। और उसने कब हटा दिया था, हमारे नेपोलियन ने तो तभी हटा दिया था फ्रांस के अंदर जब वो आया था, ठीक है, सिविल कोड के अंदर, ठीक है। और रशिया के अंदर भी, रशिया में बहुत होता था ये सर्फडम, रशिया से भी सर्फडम हट जाता है। तो अब राजा लोगों ने खुद से कुछ चेंजेस लाने सोसाइटी में शुरू करे। एंड जो हैब्सबर्ग रूलर थे उन्होंने मोर ऑटोनॉमी दे दी हंगरी को इन 1867। तो अब राजा थोड़ा सा ना क्या हो रहे थे, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ रहे थे अपनी अप्रोच के अंदर। उन्हें लग रहा था कि हम खुद से थोड़ी बहुत पावर्स दे देते हैं। जैसे ऑस्ट्रियो हैब्सबर्ग एम्पायर बड़ा सा मैंने आपको दिखा था, तो वहाँ पे हंगरी रीजन था, तो अब वहाँ के राजा ने अपने आप हंगरी रीजन को थोड़ी पावर्स देनी शुरू कर दी। तो ईयर्स आफ्टर 1848 जो ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स थे ना सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप के, दे बिगैन इंट्रोड्यूसिंग सम चेंजेस जो ऑलरेडी वेस्टर्न यूरोप में पहले से हो चुके थे। जैसे सर्फडम हटाना वेस्टर्न यूरोप में तो बहुत पहले हो चुका था, इन्होंने बाद में करना शुरू करा, ठीक है। चलो अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। सो एज आई टोल्ड यू, भाई लिबरल्स का तो जो वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाने गए उनका तो सपना अधूरा ही रह गया। तो भाई जर्मनी एक देश कैसे बना, तो अब ना पूरे इनकी ना, पहले ये क्या करते थे, पहले ये जाके राजा से लड़ते थे भाई देश बना दिया। अब राजा लोगों ने सोचा भाई इन्हें देश ही बनाना है ना, इन्हें नेशन बनाना है, तो एक काम करते हैं, और इन्हें एक रूलर चाहिए अपना, तो हम ही जिम्मेवारी ले लेते हैं, हम ही देश बना देंगे। तो जर्मनी और इटली में क्या हुआ कि पीजेंट्स ने नहीं, लिबरल मिडिल क्लास ने नहीं रिवोल्ट करके देश बनाया, जो यहाँ के राजा थे वो कतई चालू थे। उन्होंने सोचा इससे पहले कि हमारी गद्दी छिन जाएगी, हमें ही आके हटा दे, हम ही इन लोगों के लिए देश बना देते हैं, इन्हें देश चाहिए ना तो हम इन लोगों के लिए देश बना देते हैं। तो आफ्टर 1848 के अंदर नेशनलिज्म इन यूरोप में ना, नेशनलिज्म
नेशनलिज्म का मीनिंग चेंज होने लग गया था। पहले नेशनलिज्म में हम लोग क्या मांगते थे, सब लोग डेमोक्रेसी मांग रहे हैं, रेवोल्यूशन कर रहे हैं, बट अब नेशनलिज्म को राजा लोगों ने यूज़ करना शुरू करा। राजाओं को लगा अगर हम अपने अपने देश बना के बैठ जाएंगे तो हमारे पे ज़्यादा पावर आ जाएगी, तो राजा लोगों ने अब देश बनाने जो है शुरू कर दिए। सो लेट्स स्टडी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी एक देश कैसे बनता है, या मैप देखो, ये प्रशियन एम्पायर है। ये प्रशियन एम्पायर जो था, इस जर्मनी कुछ था ही नहीं गाइस। ये जो प्रशियन एम्पायर है, इसके जो जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज थे ना, वहाँ के लोग चाहते थे जर्मनी बन जाए। तो ये जो प्रशियन एम्पायर का जो एम्परर था, अब वो जर्मनी बनवाने वाला था। वो कैसे बनवाएगा ये पढ़ते हैं हम, ठीक है। तो इन 1848 में लिबरल मूवमेंट ऑर्गेनाइज बाय मिडिल क्लास जर्मन हु वांटेड German Confederation into a nation state was suppressed by combined forces of monarch, military and supported by the large landowners, जिनको जंकर्स कहा जाता था प्रूशिया में। ये हमने पढ़ लिया 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन लेके गए मोनार्क के सामने। मोनार्क ने अपनी फोर्सेस से, मिलिट्री से और जो बहुत बड़े बड़े लैंड ओनर्स थे ना वहाँ प्रशिया के, जिन्हें जंकर्स बोला जाता, उनके साथ मिलकर लिबरल मिडिल क्लास को पिटवा के भगा दिया। बनाओ तुम अपना नेशन बना के दिखाओ, उन्हें भगा दिया। और फिर क्या करा, जो प्रशिया के राजा थे, प्रशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। राजा ने सोचा मैं बना के दूंगा अब देश, ठीक है। तो चीफ मिनिस्टर जो थे राजा की आर्मी के, उनका नाम था ओटो वन बिस्मर्क। तो राजा जी जो थे वो ओटो वन बिस्मर्क अपने सेनापति को कहते हैं कि अब तुम जो है पूरा का पूरा देखरेख करोगे, पूरा हमारा जर्मन देश बना दिया। चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मर्क को कह देते हैं कि अब तुम प्रूशियन आर्मी पकड़ो और जो है जाओ रिवोल्ट करो, जो मर्जी करो, मुझे जर्मनी अपना देश चाहिए, ठीक है। तो 3 वॉर्स होते हैं 7 सालों तक। पहले प्रशिया लड़ता है ऑस्ट्रिया से, फिर डेनमार्क से और फिर फ्रांस से, एंड फाइनली प्रशियंस जीत जाते हैं एंड जो है वो कंप्लीटली जो है अपना एक देश बना लेते हैं जर्मनी। 1871 के अंदर जो प्रशियन किंग थे विलियम वन वाज प्रोक्लेम जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी हेल्ड एट पैलेस ऑफ वर्सेलिस। तो भाई बहुत 7 सालों तक का वॉर होता है और 1871 में जाके जर्मनी जो है इस्टेब्लिश होता है। तो 18 जनवरी 1871 को ये आप देख सकते हो फोटोज, ये जर्मन एम्परर है, इनका पैलेस ऑफ वर्सेलिस में, पैलेस है मिरर वाला, शीशे लगे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो इनको अब एम्परर बनाया गया जर्मनी का। तो इसको पूरा हम रीड करते हैं इस पैरा को। 18 जनवरी 1871 में असेंबली कंप्रोमाइजिंग द प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, असेंबली बनाई गई जिसमें जर्मन की जितनी भी स्टेट्स थी उनके प्रिंस थे और आर्मी थी और प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, ठीक है, ओटो वन बिस्मर्क थे, सब मिलते हैं और जर्मन एम्परर कैसर विलियम वन को जो है क्या बना देते हैं, उनको अपना राजा बना देते हैं। अब जर्मन एक पूरा देश बन जाता है। अब जैसे ही जर्मन पूरा देश बन जाता है तो क्या होता है, तो द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। तो जब ये पूरा का पूरा देश बन जाता है जर्मनी, तो फिर क्या करते हैं, जो उनके एम्परर थे विलियम जो थे, वो जो है प्रॉपर मॉडर्नाइज करना शुरू करते हैं देश को, करेंसी को मॉडर्नाइज करते हैं, बैंकिंग सिस्टम लेकर आते हैं और साथ ही के साथ में लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम यानी कि कोर्ट कचहरी भी लेकर आते हैं। तो फाइनली अब आप समझे, ये कैरिकेचर बनी है ओटो वन बिस्मर्क की। तो आप देख सकते हो कि ये ओटो वन बिस्मर्क और इनके राजा जी ने मिलकर जर्मनी का यूनिफिकेशन कराया। 7 सालों तक वॉर लड़के जो है 3 वॉर्स करे थे 7 सालों तक, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ में, और उसमें प्रशिया जीतता और फाइनली जर्मनी बन जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि इटली नाम का देश कैसे बनता है, हाउ वाज इटली यूनिफाइड, ठीक है। तो इटली में भी सेम था कि भाई इटली के भी लिए भी जो है जो एम्परर थे, जो राजा थे, उन्होंने कोशिश करके जो है इटली को यूनिफाइड नेशन बनाया। याद है गुस्सीपी मजीनी जो एक इटालियन था, वो भी कोशिशें करता था, तो वो उसकी कोशिश सफल नहीं हुई थी, बट इटली के जो राजा थे, जब राजा खुद उतर आएगा वॉर करने में तो कर ही लेगा, ठीक है। तो अब इटली की अगर हम बात करें तो इटली वॉज फ्रैगमेंट बिटवीन मेनी डायनेस्टी। ओके, तो इटली की अगर आप मैप देखते पुराने जमाने का, तो क्या था भैया, इटली बोलने से क्या लग रहा है, सब लोग इटालियन बोलते होंगे, नहीं, सब लोग इटालियन नहीं बोलते थे। इटली बहुत अलग अलग तरीके से डिवाइडेड था। तो जैसे कि इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स, पूरे के पूरे इटली में 7 हिस्सों में इटली बटा हुआ था। उसमें से सिर्फ जो सदर्न रीजन का सार्डिनी पीडमोंट वाला एरिया था, उसको इटालियन प्रिंस रूल करते थे, यानी कि वो प्रिंस जो इटालियन बोलते थे। ये देखो आप, ये रहा सार्डिनी, ये देखो, ये पूरा इटली है। इटली का सिर्फ सार्डिनी पीडमोंट वाला एरिया जो था, वहाँ पे इटालियन प्रिंस थे। ये बोथ सिसिलीज का, पापल स्टेट्स, तुस्कनी, इन सब में कहीं पे भी इटालियन बोलने वाला राजा नहीं था। भाई फिर कैसे इस पूरे देश को हमने इटली बनाया, तो वो चेक करेंगे हम। ये जो नॉर्थ वाला एरिया है जो है इटली का, वहाँ पे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर ने जो है रूल कर रखा था। साउथ की अगर बात करें, ये जो किंगडम ऑफ 2 सिसिलीज है ना, यहाँ बर्बन डायनेस्टी के किंग थे, वो जो फ्रांस वाली बर्बन डायनेस्टी है ना, उन्हीं के रिश्तेदार थे यहाँ पे। सेंटर में ये जो पापल स्टेट्स है और ये आप जो देख रहे हो, ये जो सेंटर वाला एरिया, यहाँ पे पोप का रूल होता था। सिर्फ और सिर्फ सार्डिनी पीडमोंट के अंदर ही इटालियन रूलर थे। तो इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट रिक्वायर्ड वन फॉर्म एंड बहुत सारे लोकल रीजनल लैंग्वेज अलग अलग तरीकों से इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। तो 1830s के अंदर भी गुस्सीपी मजीनी ने, आपको याद होगा, सीक्रेट सोसाइटीज बना के ट्राई करा था कि वो जो है क्या बना दे, इटली को एक नेशन बना दे, बट वो फेल हो गए थे। तो अब ड्यूटी किसके ऊपर आ गई थी, सार्डिनी पीडमोंट, जहाँ पे इटालियन बोली जाती थी सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह, जो मैंने आपको मैप पे से सर्कल करके दिखाई, वहाँ के राजा की अब ड्यूटी आ गई थी। उनके राजा का नाम था किंग विक्टर
सारी की सारी जिम्मेवारी इटली को यूनिफाई करने की आ गई थी किंग विक्टर इमानुएल टू पे, जो सार्डिनी पीडमोंट के राजा थे, कि भैया अब इनको करना था इटालियन जो है ना पूरा यूनिफिकेशन। ठीक है, अब तुम ये एक बारी को सोचो कि भाई रूलर्स को क्या एकदम से लग गई कि भाई हम जो है यूनिफाई करते हैं, नेशन बनाते हैं। तो देखो, अगर कोई रूलर अपना नेशन बना रहा है, पहले ये सार्डिनी पीडमोंट वाले राजा के पास कितना कम एरिया के राजा थे, आप खुद देख लो। ये जो सार्डिनी पीडमोंट, यहाँ फोटो में देखो, इतना एरिया था सार्डिनी पीडमोंट का। अब धीरे 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 ये कैप्चर करते गए, पूरा का पूरा इटली इनका बन जाएगा, तो इनकी इकोनॉमिक पावर इनकी राइज होगी, पॉलिटिकल डोमिनेंस ज़्यादा इनको मिलेगी। इन्होंने जो है इनको स्पेनिश स्टेट्स वालों को हराया तो पावर मिली, ऑस्ट्रिया एम्पायर से जो है लड़ेंगे तब इनको पावर मिलेगी। तो समझ गए, तो भाई एक रूलर को फायदा ही हो रहा था अब अपने लिए नेशन बनवा के। ठीक है, अब इन्होंने भी खुद नहीं करना था सारा का सारा जो है दोबारा से इटली के लिए वॉर लड़ने का काम और इटली को यूनिफाई कराने का काम। इन्होंने भी अपने साथ में अपने जो चीफ मिनिस्टर है उनको बहुत बड़ी ड्यूटी दी थी। इनके जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम था काउंट केवर। उनको केवर बहुत ही फेमस है, वो उनको केवर के नाम से जाना जाता है। केवर जो है इटालियन यूनिफिकेशन में सबसे आगे रहे। ठीक है, अब केवर की अगर हम बात करें, चीफ मिनिस्टर जो थे इटालियन प्रिंस के, भाई उनको ना ही वो आप सोच रहे हो कि कोई रेवोल्यूशनरी हो जो चाहती हो लिबरलिज्म आए, नहीं भैया, ये एक अपर क्लास थे, मानो आप एरिस्टोक्रेट थे, अमीर थे, इन्हें फ्रेंच बोलनी ज़्यादा अच्छे से आती थी रादर देन इटालियन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एरिस्टोक्रेसी फ्रेंच बोलना पसंद करते थे, तो ये बिल्कुल एक अमीर थे, बिल्कुल एरिस्टोक्रेट थे, और इनको अब जिम्मा मिल गया था। देखो, अब कहाँ हमने चैप्टर शुरू करा था जहाँ हमने देखा कि लिबरल्स को ज़्यादा मन होगा कि भैया इनके यहाँ पे नेशन स्टेट बने, अब कहाँ एक एरिस्टोक्रेट नेशन स्टेट बनाने के लिए लड़ने वाला था। ठीक है, फिर डिप्लोमेटिक अलायंस जो है बनाया, किसने अलायंस बनाया, ये हमारे काउंट केवर ने फ्रांस के साथ में, और फ्रांस के साथ में मिलकर इन्होंने जो है ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हरा दिया 1859। तो जो नॉर्थ वाला रीजन जो ऑस्ट्रियन एम्पायर के अंडर में था वो इन्होंने अपना वापस से हासिल कर लिया। जैसे यहाँ लिखा है, देखो 1858 से 60 लिखा है ना, मतलब इस पीरियड के दौरान इन्होंने जो ये वाला एरिया इनके हाथ में नहीं था इटली का, उसको कैप्चर कर लिया। समझ गए आप। उसके बाद अब बात आती है जो सदर्न रीजन था, ये वाला देखो, दिस पर्टिकुलर रीजन जो 1860 में ये इसको कैप्चर होता हुआ लिखा है, ये था बर्बन डायनेस्टी के किंग्स के अंडर में। ठीक है, कौन से बर्बन डायनेस्टी के किंग? वही फ्रांस वाले नहीं, उनके रिश्तेदार हैं, ये समझ लो। तो अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स जो है, अगर साउथ के एरिया की बात करें, जब इनको जाना था किंगडम ऑफ टू सिसिलीज में, तो इनकी गारिबाल्दी उनकी मदद ली थी। ठीक है, तो उनने जो है 1860 के अंदर दे मार्च इनटू साउथ इटली। साउथ इटली में उस समय पे किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, और वहाँ पे राजा कौन थे? बर्बन डायनेस्टी के किंग थे कोई से। ठीक है, वहाँ पे जाके इन्होंने गुसिसिपी गारिबाल्दी की पूरी अपनी फार्मर्स की पूरी फौज थी उनके साथ में, ये लड़ते हैं उनसे और उनको हरा देते हैं। एंड फाइनली 1860 में टू सिसिलीज वाला किंगडम भी इसको ये कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, 1861 में जो है फिर फाइनली जो है विक्टर इमानुएल टू को प्रोक्लेम कर दिया जाता है यूनिफाइड इटली का किंग, कि भाई अब ये जो नया इटली अब इन्होंने तैयार कर दिया था कब्जा कर करके, इसका किंग अब कौन है? किंग विक्टर इमानुएल है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। अब हम उस ब्रिटेन के बारे में पढ़ने वाले हैं जो इतने समय तक हमारे पे राज भी करने के लिए आया था। ब्रिटिशर जिन्होंने हमारी आज़ादी छीनी थी, उन्होंने अपना देश कैसे बनाया था? तो इन्होंने कोई मूवमेंट, सोच रहे हो तुम, स्ट्रगल लॉन्च करके, नेशनल स्ट्रगल लॉन्च करके अपना देश बनाया, तो नहीं। तो इन्होंने बहुत, आप मानो कि चालाकी से अपने देश को बनाया था। वो कैसे बनाया था? नाउ लेट्स सी। तो ब्रिटेन का फॉर्मेशन यहाँ लिखा है नेशन स्टेट का या कोई नेशनल स्ट्रगल का एक रिजल्ट नहीं था, बहुत चालाकी से इन्होंने अपना देश बनाया था। तो प्रायर टू 18th सेंचुरी, देखो 18th सेंचुरी से पहले तो कोई ब्रिटिश नेशन हुआ ही नहीं करता था, ब्रिटेन नाम का कोई देश ही नहीं था, और कहाँ इन्होंने देश बना के आधी दुनिया कब्जा ली थी कुछ समय के अंदर ही। ठीक है, तो पीपल हु इनहैबिटेड ब्रिटिश आइलैंड्स वर ऑफ 3 टाइप्स। अब आप ये फोटो देखो, यहाँ पे तुम्हें 3 आइलैंड्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे विजिबल है, आपको दिखा रखा है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस के लोग कौन कौन से एरिया में जो है रहते थे। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आइलैंड्स हुआ करते थे, एक आइलैंड कहते थे, एक को इंग्लिश आइलैंड कहते थे, एक को स्कॉटलैंड कह दो आप। ठीक है, और इन तीनों के अंदर इंग्लिश स्पीकिंग लोग रहते थे, वेल्श लोग रहते थे, स्कॉटलैंड वाले लोग रहते थे, स्कॉटिश लोग रहते थे और आयरिश लोग रहते थे। तो ये 4 टाइप के लोग रहा करते थे इन बेसिकली 3 आइलैंड्स के ऊपर। ठीक है, ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर, आइडेंटिटी एंड पॉलिटिकल ट्रेडिशन। ठीक है, बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडीली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन। अब क्या होता है, जो इंग्लिश वाला है, जो इस आइलैंड में इंग्लिश नेशन, जो अभी प्रॉपर आप यहाँ पे इंग्लैंड है आप देख सकते हो, इस वाले एरिया के जो इंग्लिश वाले लोग थे वो बहुत पावरफुल हो जाते हैं, और वो फिर इस पावर को दूसरों के ऊपर, जो ये आसपास के अपने आइलैंड्स के लोग थे, इनके ऊपर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे। तो इंग्लिश पार्लियामेंट, जो इंग्लिश वाले एरिया में पार्लियामेंट बनती है, और इंग्लिश पार्लियामेंट तब अपने राजा से जो है मोनार्की, जो उस समय पे जो ये इंग्लिश वाला जो आइलैंड था, इसके जो राजा थे उनसे पावर छीन लेते हैं एंड नेशन स्टेट बना देते हैं इंग्लैंड। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 1707 में ये एक्ट ऑफ यूनियन साइन करते हैं स्कॉटलैंड के साथ। स्कॉटलैंड इज दी अदर वन आइलैंड। ठीक है, तो ये उनको जाके कहते हैं कि हम अपनी एक यूनियन एक्ट साइन करते हैं, एंड हम दोनों मिलकर, ये वाला आइलैंड और ये आइलैंड, हम मिलकर एक जो है इकट्ठे हो जाते हैं, इकट्ठा नेशन
नेशन बनाते हैं अपना, एंड इट विल बी नोन एज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, तो स्कॉटलैंड वाले इनकी बात मान जाते हैं एंड स्कॉटलैंड वाले 1707 के अंदर साइन कर देते हैं इस एग्रीमेंट को। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, जैसे ही स्कॉटलैंड वाले एक ही देश हो गया ना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये साइन करके स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का मिलके, अब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो क्या करने लगती है, डोमिनेट करने लगती है पार्लियामेंट के अंदर इंग्लिश लोगों को, यानी कि स्कॉटिश लोग जो होते थे, जो स्कॉटलैंड के लोग थे, उनको जो है बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती थी। कोई भी जो है अगर कोई डिसीजन मेकिंग करनी हो, इंग्लिश लोगों का दबदबा ज़्यादा होने लगे। इनफैक्ट ये स्कॉटलैंड के लोगों को उनकी कल्चर, उनकी आइडेंटिटी फॉलो करने तक का भी जो है वो नहीं दे रहे थे, अलाउ नहीं कर रहे थे। तो भैया आप सोचो, एक देश को तुमने कहा अरे चलो हम साथ में मिलकर देश बना रहे हैं, स्कॉटलैंड वाले लोग भी इनके साथ मिलकर देश बनाते हैं, जो भी रीज़न रहा हो, उन्होंने जो है अपना एक प्रॉपर बड़ा देश बना लिया, इन्होंने अपना यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। तो स्कॉटिश और इंग्लैंड दोनों लोग थे ना, इंग्लिश दोनों लोग थे, दोनों की अलग अलग कल्चर आइडेंटिटी। तो इंग्लिश वालों ने क्या करना शुरू करा, अपनी आइडेंटिटी, अपना कल्चर इन्होंने स्कॉटिश लोगों के ऊपर थोपना शुरू कर दिया। द कैथोलिक क्लैन दैट हैड इनहेबिटेड स्कॉटिश हाईलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस। तो जो क्रिश्चियंस होते हैं उनमें जो है कैथोलिक क्रिश्चियन होते हैं, प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं। तो जो कैथोलिक क्लैन वाला था उनको बहुत सप्रेस करा इन लोगों ने। ठीक है, द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन फ्रॉम स्पीकिंग देयर गेलिक लैंग्वेज। इनको जो अब भैया तुम्हारा अपना देश तुमने बड़ा बना लिया, तो तुम दूसरों को मना थोड़ी कर सकते हो उस देश में रह के उसी की भाषा बोलने के लिए। तो इन्होंने स्कॉटिश लोगों को कहा गेलिक भाषा मत बोलो, अपनी नेशनल ड्रेस मत पहनो, और बहुत सारे लोगों को उनकी कंट्री से भगा दिया गया। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने पहले स्कॉटलैंड को अपना कंट्री का हिस्सा बनाया एंड देन उसको इतना ज़्यादा निराश करा, उसको इतना ज़्यादा डोमिनेट करा। अब बात आती है आयरलैंड की। ठीक है, तो आयरलैंड का भी सिमिलर फेट हुआ था। फेट मतलब होता है यानी कि नतीजा, फ्यूचर, यही हुआ था। ठीक है, इट वॉज अ कंट्री डिवाइडेड डीपली बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन होते हैं, तो आयरलैंड कंट्री इन दोनों में डिवाइडेड थी। ठीक है, इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट्स ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस ओवर लार्जली कैथोलिक कंट्री। तो जो आयरलैंड था वहाँ पे बहुत सारे कैथोलिक्स रहा करते थे, कैथोलिक क्रिश्चियन थे, बट इन्होंने प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन जो थे आयरलैंड के, उनको मदद करी कि तुम इनके ऊपर अपने डोमिनेंस दिखाओ। कैथोलिक्स रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। और जब कैथोलिक रिवोल्ट करते थे कि आप दखल अंदाजी मत करो, तो ये उनको बहुत आसानी से सप्रेस कर देते थे। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वुल्फ एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, फिर आयरिश लोगों के साथ बीच में और ब्रिटेन वालों के बीच में एक वॉर होता है। उसमें एक आयरिशमैन वुल्फ टोन सबसे आगे रहते हैं और बहुत कोशिश भी करते हैं जिताने की, बट फाइनली क्या रिजल्ट होता है, ये लोग हार जाते हैं। आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इन यूनाइटेड किंगडम इन 1801, और 1801 में आयरलैंड भी यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बन जाता है। उसके बाद ये अपना पूरा नेशन घोषित कर देते हैं दुनिया को कि हम बन गए यूनाइटेड किंगडम। तो फाइनली यूके का बनता है 1801 में बनता है। न्यू ब्रिटिश नेशन जो इनका बनता है, इसमें ये इंग्लिश कल्चर को डोमिनेट रखते हैं। भाई अब इसमें आयरिश बोलने वाले भी थे, स्कॉटिश भी थे, वेल्श भी थे, बट ये भी फिर भी इंग्लिश का दबदबा रखते हैं। अपना नया फ्लैग बना देते हैं जिसका नाम है यूनियन जैक, नया नेशनल एंथम बनाते हैं, गॉड सेव आवर नोबल किंग, और इंग्लिश लैंग्वेज को हर जगह प्रमोट करते हैं। और बाकी अपने जो नेशंस थे वो सिर्फ सबऑर्डिनेट पार्टनर की तरह रह गए इस यूनियन में। ओके, तो विद दिस हमने ब्रिटेन का भी स्ट्रेंज केस पढ़ लिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, विजुअलाइजिंग द नेशन। इस टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक पे हमें बता रखा है कि कैसे 18 और 19 सेंचुरी के अंदर एलिगोरी बननी शुरू हो जाती है ना। व्हाट इज एलिगोरी, हमें क्लास 9 में पढ़ के आए, जैसे फ्रांस की एलिगोरी थी मैरियन। तो धीरे धीरे आर्टिस्ट और पेंटर्स ने सोचा कि अगर क्यों ना हम जो है नेशन जो होता है उसको एक इमेज दे दे। जैसे अगर आप सोचो फ्रांस, अब अगर आप सोच रहे हो जो है जर्मन, तो भैया जर्मनी सोच रहे हो तो एक फोटो आपके नज़रों के सामने, जैसे हम भारत माता कहते हैं तो हमारे सामने भारत माता की तस्वीर आती है। वैसे ही ये आर्टिस्ट लोगों ने एलिगोरी बनाने शुरू करा कि एक फीमेल फिगर इन्होंने जो है नेशन को देनी शुरू करी, स्पेशली कि भाई जब आप उसे देखोगे जो है उस फीमेल फिगर को, तो आपके मन में क्या फीलिंग आएगी कि अरे ये हमारे मदरलैंड है और हमें इसे सेव करना है। तो आर्टिस्ट लोगों ने क्या करना शुरू करा, जब उन्होंने एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को एक ह्यूमन करेक्टर दिया, उसको हमने क्या कहा हमने उसको एलिगोरी। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या, देश तो देश है, देश क्या फिजिकली आप देख सकते हो देश, नहीं ना, कोई इंसान है देश, नहीं। तो जब हमने एक देश को एक इंसान के रूप में दर्शाया, उसको हमने कहा ये है एलिगोरी। तो फ्रांस की एलिगोरी बनती है मैरियन एंड जर्मनी की एलिगोरी बनती है जर्मेनिया। ठीक है, तो जो फ्रांस की एलिगोरी है ये सिंबल थी फ्रांस के लोगों का। फ्रांस के लोग जब जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहा था तब भी बहुत ज़्यादा इन्हें देखा करते थे, इनको जो है इनके पोस्टर्स लगाया करते थे। आप मानो जो फ्रांस की एलिगोरी है उनको जो है बड़े बड़े उनके स्टैचूज लगाए जाते थे और लोग इनको बहुत इज्जत करा करते थे। वैसे देखो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आर्टिस्ट ने फीमेल एलिगोरी को यूज़ करा था पोर्ट्रे करने के लिए आइडियाज़ जैसे लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। ठीक है, और जो है इस तरीके से वो जो है क्या दिखाते थे कि गाइज ये है तुम्हारा नेशन, वो लोगों को दिखाते थे दिस इज आवर नेशन, ये मैरियन है, हमें इन्हें सेव करना है, हमें अपने मदरलैंड को सेव करना है। और भी बहुत सारे लिबर्टी के एट्रीब्यूट 9th में पढ़े थे, याद होगा। रेड कैप है देखो मैरियन के पास, ब्रोकन चेन हो गई जिसके से दिखाया जाता था ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन जिसने हाथ में वो तराजू पकड़ा हुआ है। तो ये कुछ सिंबल्स होते थे लोगों को जो है नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए,
और इसी रूप में उन्होंने बनाई थी एलिगोरीज, ठीक है। तो फ्रांस की एलिगोरी का नाम मेरियन है, जो बहुत पॉपुलर क्रिश्चियन नेम होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझ गए आप। जो वो होती है, जो मैरियन होती है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रख लो। वो लिबर्टी और जो रिपब्लिक है वो शो करती है। रेड कैप उसकी, ट्राई कलर और क्रिकेट पहना होता है उन्होंने, और स्टैचूज ऑफ मेरियन को हर जगह लगाया जाता था ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन भी और उसके बाद भी। मेरियन इमेजेस वर ऑल्सो मार्क्ड ऑन कॉइन्स एंड द स्टैम्प्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम जर्मेनिया की। तो जर्मेनिया जो है जर्मन की एलिगोरी है, ठीक है। तो ये रहा विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जर्मेनिया। जर्मेनिया एक क्राउन पहनती है ओक की लीव्स का। जर्मेनिया स्टैंड्स फॉर हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब बहुत शक्ति, ताकत के लिए जर्मेनिया स्टैंड करती है। तो ये रही जर्मेनिया के जो उनके आप कह सकते हो श्रृंगार जिससे होता है जर्मेनिया का, और उन सब चीज़ों की मीनिंग। तो जर्मेनिया के पास होती है ब्रोकन चेन, वो मतलब होता है फ्री हो जाना। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल होता है, यहाँ पे देखो पहन रखा है जर्मेनिया ने ब्रेस्ट प्लेट ईगल वाला, इसका मीनिंग है जर्मन एम्पायर की स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स का स्टैंड है। स्वॉर्ड हो गया, ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, यानी कि विलिंगनेस टू मेक पीस, यानी कि तलवार है बट ऑलिव ब्रांच है कि पीस करने को भी रेडी है जर्मेनिया, ठीक है। ब्लैक रेड गोल्ड ट्राई कलर, जो ये आगे अपने जर्मन का फ्लैग बनाने वाले थे। रेज ऑफ रेजिंग सन, जर्मेनिया के पीछे बिगनिंग ऑफ न्यू एरा दिखाती है। तो ये इन्होंने बनाया जर्मेनिया। तो विद दिस ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं अपने लास्ट टॉपिक पे, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब धीरे धीरे क्या होने लग गया, बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी अब नेशनलिज्म को राजा लोग यूज़ कर रहे थे। तो अब इन राजा लोगों ने क्या करा, नेशनलिज्म से ये इंपीरियलिज्म पे उतर पड़े, यानी कि जाके अब इन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को कब्जाना शुरू कर दिया। जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया पे कब्जा करने आए थे, वैसे ही फ्रांस ने भी बहुत सारी कॉलोनीज बनाई और दूसरों पे जाके कब्जा करा। अब देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना देश बनाने के लिए तो इतने स्ट्रगल करे और जाके फिर इन्होंने दूसरों की आज़ादी छीननी शुरू कर दी थी। पर अपना लास्ट टॉपिक जहां हमारे को बल्कान एरिया के बारे में पढ़ना है। तो जो मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्टिक टेंशन हुई यूरोप में आफ्टर 1871 वो हुई है हमारी बल्कान रीजन के अंदर। तो 1871 के अंदर मैंने कहा ना, बल्कान एरिया के अंदर बिल्कुल जो है ऐसा मतलब जलती हुई आग की तरह था ये एरिया। क्यों था, देखो सबसे पहले बल्कान रीजन कौन सा है, तो अगर आप आज के समय का अगर मैप देखोगे तो जितने भी हमारे ये एरियाज है जैसे रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो, ये सब लोगों को मिलाकर बल्कान रीजन बनता है, ठीक है। तो ये देखो आप, ये हमारा मैप देखो, तो ये देखो बोस्निया हर्जेगोविना, सर्बिया, बल्गेरिया, मैसेडोनिया, ये सारे जो रीजन्स हैं ना, इन सबको मिलके ये बना हुआ है। इस रीजन को रेफर करा जाता है एज बल्कान्स, ठीक है। अब जब हर जगह नेशनलिज्म हो रहा था तो यहाँ के लोगों जो है, ये जो बल्कान एरिया था ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। जो ऑटोमन एम्पायर है ना, जो मुस्लिम एम्पायर था, उसके अंडर में आता था ये बल्कान रीजन। तो धीरे धीरे यहाँ जितने भी और यहाँ के जितने लोग होते थे इन्हें सेल्व्स बोला जाता था। तो ये बल्कान के लोगों ने भी नेशनलिज्म सीख लिया था कि भैया रिवोल्ट करो अपने राजा से और अपनी अपनी नेशन स्टेट्स बनाओ। तो इन सब ने अपनी अपनी अलग अलग नेशन स्टेट्स बनानी शुरू कर दी। सो दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोमन एम्पायर। और धीरे धीरे ये बाल्कान के रीजन्स के लोगों ने ऑटोमन एम्पायर से अपनी इंडिपेंडेंस हासिल कर सबने अपने अपने देश बना लिए जी, ठीक है। अब देश तो बना लिए, बट देश बन जाते हैं ना, जब बाउंड्रीज बन जाती हैं तो उसके बाद भी जब ये आपस में भाई लोग जब पड़ोसी बनते हैं ना, तो बाउंड्रीज के लिए डिस्प्यूट खड़े हो जाते हैं। जैसे आपने इंडिया में ही देखा किस तरीके से पाकिस्तान ने जो है हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रखा है, वी आर हैविंग अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट। तो इसी तरीके से जब बाद में ये सारे जो है अलग अलग कंट्रीज जब ये बन जाती है, जैसे मैसेडोनिया और बल्गेरिया पड़ोसी हो गए, पहले इकट्ठे थे अब पड़ोसी देश हो चुके हैं। तो अब इन्होंने जो है लालच इनके अंदर इतना बढ़ गया, अब इन्होंने आपस में एक दूसरे से वॉर लड़ाई करना शुरू कर दिया टेरिटरी कब्जाने के लिए, ठीक है। ये हर्जेगोविना वाले अपने पड़ोसी से लड़ रहे हैं अब आपस में, अब इन सारों ने लड़ना शुरू कर दिया, किस लिए, टेरिटरी के लिए, पावर के लिए। अब ये जो एरिया है पूरे वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बढ़िया एरिया है। बढ़िया क्यों है, क्योंकि इनकी ज़मीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स वगैरह हैं और बहुत ही ना रिच रिसोर्सेज वाला ये एरिया है। तो अब वो ज़माना आ चुका था जब इंपीरियलिज्म चल रहा था। इंपीरियलिज्म मतलब कि ये जो बड़े बड़े फ्रांस ने भी ना अपनी कॉलोनीज बना ली थी बाद में, ब्रिटेन ने हमें कॉलोनी बना रखा था इंडिया को और बहुत सारी जगहों को। तो ये जो बड़ी बड़ी पावर्स थी जैसे ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया वगैरह और फ्रांस, इनका इंटरेस्ट जाग गया इसके अंदर, इस एरिया के अंदर, कि ये सारे अभी अभी इंडिपेंडेंस इन्हें मिली है, यहाँ जाके अपनी कॉलोनीज बनाते हैं। ऊपर से ये आपस में और लड़ रहे थे, इनकी आग में घी डालने आ गए ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया और बाकी बड़ी बड़ी पावर्स। और एज ए रिजल्ट इस बाल्कान रीजन में इतनी टेंशन क्रिएट होती है कि हमारा वर्ल्ड वॉर 1 भी हो जाता है। तो यहाँ पे आप रीड कर लो, ऑल थ्रू 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर ने कोशिश करी थी कि जो ऑटोमन एम्पायर से ये अलग ना हो, बट ये लोग नेशनलिज्म के थ्रू सारे अलग हो जाते हैं। एंड जैसे ये अलग होते हैं तो फिर ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। बाल्कन स्टेट्स वर फियर्सली जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी,
टेरिटरी के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं आपस में। एंड ये जो है बहुत ऐसा एरिया बन जाता है जहाँ बहुत टेंशन्स थी। ऊपर से ये इतने मिनरल रिच एरिया थे, तो जो सुपर पावर्स थी उस ज़माने की, जैसे ब्रिटेन हो गया, रशिया हो गया, और जो फ्रांस, इन पे बहुत पावर थी, ऑपरेशन एम्पायर जो था, वो सब लोग आ गए यहाँ पे इन पे कब्जा करने के लिए। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग यूरोप में बहुत राइवलरी शुरू हो गई बाल्कान पे कब्जा करने के लिए। चाहे रशिया हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रो हंगरी हो, सबको यहाँ बाल्कान पे कब्जा करना था, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया एरिया था एज पर द रिसोर्सेज वाइज। एंड इसकी वजह से हो जाता है फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो देखो, आप आपस में लड़ रहे थे, इनकी आग में घी डालने वो आ गए और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है हमारा। अब तुम्हें डिटेल में नहीं पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, रीज़न क्यों हुआ था, आगे कभी हायर एजुकेशन में आपको पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब फाइनली अगर हम नेशनलिज्म की बात करें तो यूरोप वालों के लिए तो नेशनलिज्म अब क्या ही करेंगे। ये नेशनलिज्म इन्होंने अपने अपने देश तो बना लिए, और इन्होंने इतना जो है क्रूएल्टी करी सब बाकी दुनिया के साथ में कि अपना देश बनाने के बाद इन्होंने बाकी देशों पे जाके कब्जा करना शुरू कर दिया। खुद के समय पे तो इन्हें बहुत पता था कि भाई नेशन हो, अपने लोग हमें रूल कर रहे हो, राजा का रूल इन्हें नहीं चाहिए था, और फिर जाके दूसरे देशों पर इन्हें कब्जा करा। इवन फ्रेंच, जो फ्रांस के लोग थे जिन्होंने 6-8 रेवोल्यूशन कर लिए समझ लो तुम, और राजा को हटा के अपनी नेशनल असेंबली बनाई थी, इन्होंने भी जाके कॉलोनीज बनाई थी दूसरे देशों में। क्यों? दूसरे देशों के लोगों की नेशनलिज्म फीलिंग नहीं होती है, तुम्हारी ही थी, तो इन्होंने जाके कॉलोनीज बनाई। तो अब नेशनलिज्म इंपीरियलिज्म में तब्दील हो गया था, ब्रिटिशर्स ने हमें अपनी कॉलोनी बनाया था। तो अब आप सोचो नेशनलिज्म के आइडिया का क्या होगा इस दुनिया के अंदर। तो अब नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो यूरोप से शिफ्ट होने लग गया था कॉलोनीज के अंदर। जिस एरिया में जाकर ये यूरोप की कंट्रीज अपनी अब कॉलोनीज बनाई थी, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कॉलोनी बनाई, तो अब नेशनलिज्म तो एक बहुत पावरफुल चीज़ है, अपने देश के लिए प्यार जगाना और अपना देश बनाने की फीलिंग होने को हम नेशनलिज्म कह रहे हैं। तो अब ये नेशनलिज्म यूरोप से मूव होकर पहुंच चुका था कॉलोनीज के अंदर। जितनी भी कॉलोनीज थी जिन पे ये अत्याचार कर रहे थे अब यूरोप के नेशंस, अब वहाँ नेशनलिज्म पहुँचने वाला था। यही चीज़ आप चैप्टर 2 में पढ़ोगे कि कैसे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आती है और हम कैसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल करके अपना इंडियन जो है नेशन रिपब्लिक अपना बनाते हैं, ठीक है। तो यही आपको ये बड़े से टॉपिक में बता रखा है दैट नेशनलिज्म अलाइन विद इंपीरियलिज्म हो गया था यूरोप में। अब यूरोप वाले और जगहों पे जाके अपनी डोमिनेंस दिखा रहे थे। अब नेशनलिज्म का क्या होगा अगर आप सोच रहे हो, तो जो है अब नेशन स्टेट्स जो है क्या होने लग गया था, अब जो कॉलोनीज थी उनका मन था कि वो नेशन स्टेट्स बनाए। ओके, तो अब ये नेशनलिज्म की फीलिंग का कॉलोनीज वाले यूज करने वाले थे, बट वो सेम टू सेम हमने यूरोप वाला कॉलोनीज ने यूज नहीं करा कि जैसे यूरोप में नेशनलिज्म को यूज करा गया था, नहीं, हर जगह अलग अलग नेशनलिज्म की फॉर्म डेवलप हुई। तो अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी कंट्री में, इंडिया में कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है। तो विद दिस ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है, इंस्टाग्राम पे सारे अपलोड कर दिए हैं। नोट्स की हमारे जो है आप चेक कर लीजिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अलग वीडियोस आएंगी। तब तक के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट चैप्टर को जल्दी से जाके पढ़ लो, जहां हम अपनी कंट्री इंडिया के बारे में पढ़ेंगे इन द चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।